सर सर लीवर के बारे में बताइए। एडीआर जीडीआर पे थोड़ा एक बार समझिए। और सर ये लीवर क्या होता है बताइएगा, स्ट्रैप्स के बारे में। क्या क्या पूछा आपने? लीवर, LIBOR, लाइबोर, लाइबोर, अच्छा लाइबोर है सर। बता रहा हूँ। और स्ट्रैप्स के बारे में, SWAPS। ओके। और बस एक एक करके स्टार्ट करते हैं, चलिए। सर जी एक कंपनी की इस्पात स्टील, कौन सी? इस्पात स्टील, इस्पात स्टील, हाँ जी। तो वो कंपनी जो है उसको ले लिया किसने? JSW ने। JSW स्टील ने ले लिया था, गवर्नमेंट की कंपनी थी, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद में उसके जो नंबर ऑफ शेयर थे वो हो गए थे 0 और उसके बदले में मिल गया ये वाला JSW का। हाँ, इस्पात वाले को तो स्वैप क्या, करके आपको JSW के शेयर मिल गए। हाँ तो क्या ये स्वैप है? हाँ, ये स्वैप का मतलब एक्सचेंज, हाँ बिल्कुल है। ठीक है सर। चलिए, सबसे पहले डेरिवेटिव बता देते हैं सर। जो हम शेयर कैश में खरीद सकते हैं ना, उन्हें हम फ्यूचर में भी खरीद सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है? लॉट होता है, लॉट मतलब ग्रुप। तो जब कोई चीज फ्यूचर में खरीदते हैं उसे डेरिवेटिव बोलते हैं, बस और कुछ नहीं है। पीएनबी का जो शेयर है वो देखो कैश में 96.41 चल रहा है, और हम चाहें तो इसका एक शेयर भी खरीद सकते हैं। देखो यहाँ पर 3983 लोग खड़े हुए हैं खरीदने वाले, और वो 96.41 पे खरीदना चाहते हैं, तो इसका तो एक शेयर भी खरीद सकते हैं यहाँ से। लेकिन जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, ये पीएनबी का फ्यूचर है, जो इसका रेट चल रहा है 94.23। देखिए पीएनबी का फ्यूचर चल रहा है 97 रुपीज में। तो ये 96.41 वाली आइटम फ्यूचर में थोड़ी महंगी मिलती है, 60-70 पैसे। तो ये 97 रुपीज का चल रहा है। और देखिए अगर इसे खरीदना चाहें तो देखिए सब के सब 8-8 हजार के लॉट हैं। जो भी खरीद रहा है वो 8 हजार है, चाहे बेच रहा है चाहे खरीद रहा है, सब 8 हजार वाले हैं। दिखा सबको? यस सर, यस सर। तो जो डेरिवेटिव होते हैं उनका जो है एक एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी देखो इसके अंदर ऊपर लिखा हुआ है अप्रैल 2025। तो इसकी जो है अप्रैल 2025 का लॉट है, ये 1 महीने की एक्सपायरी होती है इनकी, 1 महीने की, 2 महीने की। तो अब ये 1 महीने तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं, और उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। मतलब उससे पहले पहले हमें बेचना ही पड़ेगा। खरीदा है तो बेचना पड़ेगा, और बेच रखा है तो खरीदना भी पड़ेगा। तो इसमें जो लॉट होता है वो लॉट साइज होता है पहले से। जैसे ये 8 हजार का, जैसे मैं बाय करूंगा तो ये मुझे या तो ये एक लॉट 8 हजार का है, या तो मैं एक लॉट खरीद सकता हूँ, मतलब 8 हजार, या 2 लॉट खरीदूंगा तो 16,000 हो जाएंगे, 3 लॉट खरीदूंगा तो 24,000 हो जाएंगे। मैंने कितने खरीद रखे हैं? ये मैंने खरीद रखे हैं 2 लॉट। ये देखो 2 लिखा है ना इसके आगे, 2 लिखा है पीएनबी के आगे, 2 लॉट्स। तो मैंने पीएनबी के 2 लॉट्स खरीद रखे हैं, मतलब 16,000 शेयर खरीद रखे हैं। 94 पे खरीदा था, वो 97 का हो गया आज ही आज में। तो 2.5 रुपए बढ़ गए मेरे, 44,000 रुपए। ये मेरा आज में हुआ, मैंने कल ही खरीदा था। कल मैंने आपको दिखाया भी था ये। कल मेरा लॉस में था उल्टा, आज मेरे लॉस कवर करके प्रॉफिट कर गया 44,000 का। ऐसी जो मेरा HCL था वो मैंने खरीद रखा था 3727 पे, 4200 रुपए हो गया पिछले 3 दिन में, 500 रुपए बढ़ गया। तो 71,000 रुपए मुझे यहाँ बच रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो फ्यूचर क्या होता है? वही कैश का बंच होता है। समझ में आ गया सबको? किसी को डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम अब? नहीं सर, ठीक है। चलिए, तो डेरिवेटिव समझ में आ गया। जैसे सब कैश वाले शेयर को जब हम फ्यूचर में काम करते हैं, फ्यूचर में क्यों करते हैं काम सर? वहां पर हमें पूरा पैसा देना नहीं पड़ता, हमें सिर्फ 20% पैसा, 10 to 20% पैसा देना पड़ता है, बाकी पैसा उधार हो जाता है। प्लस अगर हम उसे शॉर्ट करना चाहें, शॉर्ट सेलिंग करना चाहें, तो कैश में नहीं कर सकते, फ्यूचर में कर सकते हैं। तो इसलिए हम डेरिवेटिव में काम करते हैं। दूसरा, हेजिंग क्या होता है? हेजिंग का मतलब आप एक समझ लो, आपने आपके घर में गोल्ड रखा था, गोल्ड आपके घर में 1 किलो गोल्ड रखा। जरा ध्यान समझिएगा सर, आपको अपनी बेटी की शादी करनी थी आज से 10 साल बाद, तो आपने उसके नाम पे आज ही गोल्ड लेके रख दिया 1 किलो। 1 किलो गोल्ड कितने का? 90,000 के हिसाब से मान लो, इंटू 100, 90 लाख रुपीज का गोल्ड हो गया। अब आपने 90 लाख रुपीज का गोल्ड लेके रख लिया, ये सोच के कि 10 साल बाद ये 90 लाख का जो गोल्ड है लगभग 1.5 करोड़ का हो जाएगा, मैं इसे बेच दूंगा, और जो पैसा आएगा उससे बेटी को एक तो दूंगा एम्बेसडर, और भैया बहुत सारा गोल्ड भी दे दूंगा, कैश भी दे दूंगा, एक घर भी नाम कर दूंगा। 1.5 करोड़ तो बहुत होता है। तो बहुत सारी प्लानिंग कर रखी थी। फिर एक दिन ट्रंप आया, और ट्रंप ने कहा कि मैं कल को जो है ना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दूंगा। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं ना तो गोल्ड के रेट गिर जाते हैं। सबको पता है बात, क्यों गिरते हैं वो एक लेसन पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसमें समझाऊंगा।
तो अब एक ऐसी न्यूज आई कि ट्रंप ने कहा कि मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा दूंगा, वो भी सीधे 3% बढ़ा दूंगा। अगर 3% इंटरेस्ट रेट एक साथ बढ़ जाए ना तो गोल्ड आधा हो जाएगा। तो इस डर से आपको तो बेचारे परेशान हो गए आप तो, अरे बेटी की शादी करनी है, रिस्क नहीं ले सकता। अब आप ये गोल्ड बेचना भी नहीं चाह रहे हो क्योंकि 90 लाख कोई नहीं दे सकता आपको एकदम से। आप ये बेचना नहीं चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि अगर ये गोल्ड कल एक दिन में गिर गया तो मुझे नुकसान ना हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप MCX पे जाके 90 लाख का गोल्ड सेल कर दोगे। आपके घर में फिजिकल पड़ा हुआ था 90 लाख का गोल्ड, 90 लाख रुपीस का गोल्ड फिजिकल पड़ा हुआ था। कितना, 1 किलो। 1 किलो की एक छोटी सी पत्थर थी, आपने अपने बेड में छुपा के रख रखी थी। अब आपको लगा रहे हो तो मेरे 90 लाख से कहीं 45 लाख ना रह जाए, मैं इसे एक दिन के लिए हेजिंग करना चाहता हूं, मेरे को लॉस ना होए। तो आपने क्या करा, MCX पे जाके 90 लाख रुपीस का गोल्ड सेल कर दिया, शॉर्ट सेलिंग कर दी। अब क्या होगा, मान लो 90 लाख का गोल्ड आपका ये वाला 50 लाख का रह जाए, तो ये जो 90 आपने बेच रखा है ये भी तो 50 का हो जाएगा, तो 40 लाख का प्रॉफिट यहां हो जाएगा आपको। तो जब हम किसी चीज को सिक्योर करने के लिए उसकी अपोजिट पोजीशन ले लेते हैं तो उसे हेजिंग बोलते हैं। अब हेजिंग 100% की भी हो सकती है, 80% की भी हो सकती है, 20% की भी हो सकती है, और 10% की भी हो सकती है। हेजिंग कितने परसेंट करनी है आपकी मर्जी। अगर आप 90 लाख के बदले 90 लाख ही करते हो तो उसे बोलते हैं फुल हेज, और अगर 100 से कम करते हो तो उसे बोलते हैं पार्शियल हेज। अब पार्शियल हेज कितने परसेंट का करना है ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई रूल नहीं है, जितना आपका मन करे उतना कर लो। तो हेज सबको समझ में आ गया। सर तो फिर इससे कुछ पैसा लगेगा? हाँ पैसे तो कुछ तो पैसे लगेंगे। 20% पैसा आपको 90 लाख का 20% 18 लाख रुपए लगेंगे, वो आपको देने पड़ेंगे तो ही आप बेच पाओगे। एक और चीज बताता हूँ सर आपने एक चीज बताई थी ना कि हैज के बारे में भी बताया था, एक बार फिर से बताइए। इसके बारे में। इसलिए हम हैज अभी बताया था आपने, हेज, हाँ हैज के लिए अभी जो बता रहे हो ना आप सर, फिर से इसकी बताओ अभी क्या। आपने डेफिनेशन बताई थी, वो क्या बताई थी फिर से बताइए। अच्छा अच्छा, जब किसी भी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए उसकी अपोजिट पोजीशन ले लेते हैं, किसी भी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए उसके अगेंस्ट में उसकी एक अपोजिट पोजीशन ले लेते हैं, जिससे कि अगर एक तरफ लॉस हो तो एक तरफ प्रॉफिट हो जाए, और एक तरफ प्रॉफिट हो तो एक तरफ लॉस हो जाएगा, मतलब आपको लॉस नहीं होगा। तो उसे कहते हैं कि हमने उसे हेज कर दिया, बैलेंस कर दिया, तो उसे बोलते हैं हेज पोजीशन। लेकिन हेज करने के बाद लॉस नहीं होता तो प्रॉफिट भी तो नहीं होता फिर। अब अगर गोल्ड बढ़ गया 90 लाख से 1 करोड़ का हो गया तो उतना ही हेजिंग में लॉस हो जाएगा। तो आपको 90 के 90 रह गए बस। अब चाहे गोल्ड नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, क्योंकि आपने उसे 100% हेज कर लिया, तो अब चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए आपको कुछ नहीं मिलने का भी नहीं और जाएगा भी नहीं। लेकिन सर ऑप्शन में तो हेडिंग करने में प्रॉफिट भी हो जाता है एक्सपायरी के दिन, एक तरफ की प्रीमियम उड़ गई एक तरफ की प्रीमियम घट गई तो उसमें तो प्रॉफिट हो जाता है। परसेंटेज की हेजिंग करी ना आपने हेजिंग करी है वो 10% की या 20% की। अगर मान लो आपका शेयर 50% गिर गया तो आपको लॉस होएगा उस हेजिंग में, क्योंकि आपने जो हेजिंग करी है वो 20% ही हुई है। अगर आपका शेयर 10-5% 2-4% गिरेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो 20% गिर गया तो लॉस हो जाएगा। वो पार्शियल हेजिंग है आपकी, और वो पार्शियल हेजिंग क्यों है वो मैं आपको ऑप्शंस जब सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा। देखो मैं आपको एक क्लास देता हूं कि मैं आपको हेज में किसी की कोई क्वेरी, दो चीज समझ में आ गई। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट का मतलब क्या होता है कि जो रिसिप्ट बनी है वो कहां बनी है, इंडिया में। तो किसने बनाई होगी, फॉरेन कंपनी ने। जब एक फॉरेन कंपनी इंडिया में अपने शेयर बेचना चाहती है और डायरेक्टली शेयर ना बेच के वो बैंक से कहती है भैया मेरी रिसिप्ट बना दो, तो वो अपने शेयर बैंक में गिरवी रख के उसके बदले इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट बनवा लेती है आगे किसी बैंक से, और फिर यहाँ पर वो शेयर ट्रेड होने लगते हैं जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड का। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड की इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है। तो अब क्या होगा कि इंडिया के बंदे को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए डायरेक्ट अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा, और ना वहां पे डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ना स्टैंडर्ड चार्टर्ड का शेयर खरीदना पड़ेगा। वो इंडिया की आईडीआर खरीद के बैठ जाएगा और खरीद सकेगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसे एप्पल में इन्वेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसे पहले अपने शेयर अपने रुपीज को पहले डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अमेरिका में एक पहले डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट में वो डॉलर डिपॉजिट करने पड़ेंगे, डॉलर डिपॉजिट करने के बाद फिर एप्पल का शेयर खरीदना पड़ेगा, तब जाके खरीद पाएगा। लेकिन आईडीआर होने की वजह से उसे सब करने की जरूरत नहीं है, अपने इंडियन रुपीज में ही वो इंडिया में बैठ के बिना कोई नया डीमैट अकाउंट खोल ले अपने इसी वाले डीमैट अकाउंट से स्टैंडर्ड चार्टर्ड की आईडीआर खरीद सकता है। तो इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट क्या है, जब कोई फॉरेन कंपनी हमारे यहाँ के अपनी रिसिप्ट बनवा लेती है तो उसे आईडीआर बोलते हैं। ऐसे ही जब एक इंडियन कंपनी
फॉरेन में जाके अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट बना लेती है, या लंदन डिपॉजिट रिसिप्ट बना लेती है, या हांगकांग डिपॉजिट रिसिप्ट बनवा लेती है, तो इसे बोलते हैं ये मतलब बाहर कंपनी की डीआर। लेकिन जब एक कंपनी 10 देशों में काम करना चाहती है, कहती है अलग अलग रिसिप्ट नहीं बनाऊंगी, एक ही बनवाना चाहती है, तो वो बनाती है जीडीआर। अब ये जीडीआर जो है ना, अमेरिका में भी चलेगा, लंदन में भी चलेगा, और यहाँ पर भी चलेगा। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो गई, और जहां का बंदा होगा उसे वहां की करेंसी में खरीद पाएगा, कन्वर्जन रेट के हिसाब से। जहां का अमेरिका का बंदा डॉलर में खरीद लेगा, लंदन का बंदा लंदन डॉलर में खरीद लेगा, हांगकांग का बंदा जो हांगकांग की करेंसी उसमें खरीद लेगा, चाइना का बंदा युआन में खरीद लेगा, जहां का होगा। पाकिस्तान के बंदों पे तो पैसा ही नहीं है, वो तो खरीदेंगे ही नहीं। तो इसके लिए कि वो बैंक जाएगा सर, जैसे अमेरिका खरीदेगा तो क्या अमेरिका किस बैंक पे जाएगा वो? अगर मान लीजिए मुझे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट बनानी है, तो मुझे जो है जैसे ग्लोबल डिपॉजिटरी किस किस देश की बनानी है, तो वो कहेगा जैसे मान लो मुझे अमेरिका चाहिए, लंदन चाहिए, हांगकांग चाहिए, ऐसे 10-12 देश बता देगा। तो उन 10-12 बैंकों में एप्लीकेशन करेगा, लेकिन बनेगी वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट एक ही बनेगी, और वो 12 के 12 बैंकों में चलेगी। वो उनका ग्रुप होता है, वो बन जाती है, और मल्टीनेशनल कंपनी ही बनाती है, छोटी मोटी कंपनी बनाती भी नहीं है जी। और कोई क्वेरी? आगे बढ़ते हैं। आईडीआर जीडीआर हो गया हमारा, सब लिखा हुआ भी है। लाइबोर, लाइबोर क्या होता है? लाइबोर की फुल फॉर्म होती है एक रेट, बैंकिंग रेट होता है, ये लेंडिंग का रेट होता है। लाइबोर फुल फॉर्म, हाँ इसकी फुल फॉर्म होती है सर सर लंदन इंटरबैंक, हाँ इंटरबैंक लेंडिंग रेट होता है ये, लंदन इंटरबैंक लैंडिंग ऑफर्ड रेट, लाइबोर, Yes. लंदन इंटरबैंक। अब मैं बताता हूँ, ये लंदन इन्फो ये गलत बताया है इसने, गूगल ने लंदन इंटरबैंक गलत बताया। लाइबोर बरोबर रेट, मैं बरोबर बताता रेट। हूँ, लाइबोर सर फाइव में एक था माइबोर करके भी था के बस। वो तो मुंबई का है, मुंबई। लेंडिंग इंटरस्टेट ऑफर्ड रेट, ऐसा कुछ होता है। तो माइबर तो मुंबई इंटरबैंक एक्सचेंज का हो गया। जो लाइबोर लेंडिंग इंटरस्टेट रेट होता है, जब एक स्टेट दूसरी स्टेट को कितने परसेंट पे पैसा दे रही है, उसे लाइबोर बोला जाता है। और ये जो रेट है ना, ये आरबीआई डिसाइड करता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, सीआरआर सर कर दिया, इस तरह से एक लाइबोर भी होता है। पर चल रहा है वो 7% चल रहा है। 7, अगर आरबीआई से बैंकों को पैसा चाहिए तो आरबीआई उन्हें 7% पे दे रहा है, और लाइबोर से हमेशा कम होता है एफडी का रेट, और ज्यादा होता है आपका क्या कहते हैं उसका रेट। सर लाइबोर गूगल में कह रहे हैं लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। हाँ इंटरबैंक, दूसरे बैंक और आरबीआई से अगर पैसा उठाना हो या एक दूसरे को बैंक, तो वो लाइबोर। शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा उठाते हैं वो बैंक एक दूसरे से भी उठा लेते हैं, तो वो लाइबोर है। और जब आरबीआई से उठाते हो तो वो तो फिर सीआरआर और बैंक रेट होता ही है, हल्का सा डिफरेंस है इसके अंदर। तो ये क्या होता है, एक ऐसा रेट जो आपस में बैंक एक दूसरे को लोन दे रहे हैं, उसे लाइबोर बोला जाता है। स्वैप्स क्या होते हैं सर? कभी कभी क्या होता है, बैंक जो है ना अपने बॉन्ड्स इशू करता है। बॉन्ड्स इशू क्या करता है, वो कहता है चलो मैं 8% में पैसा, तो लाइबोर का रेट 7% चल रहा है, लेकिन बैंक को पैसे की जरूरत ज्यादा है, अब 7% को उतना पैसा नहीं मिल पा रहा, तो वो कहता है चलो मैं 7.25 पे लूंगा। तो उसने एक रेट बनाया 7.25, 7.25 पे बना के उसने पैसा उठा लिया 3 साल के लिए। अब मान लो 3 साल के लिए उसने पैसा उठा लिया, चलो मैं थोड़ा सा नीचे बता देता हूँ। एक बैंक ने क्या कहा, मैं 7.25% पे पैसा उठाना चाहता हूँ, 3000 करोड़। 7.25 पे बहुत सारे बैंकों ने उसे पैसा दे दिया, और मान लो 3 साल के लिए दिया। अब 3 साल तक वो उन्हें ब्याज देता रहा 7.25%, 3 साल बाद देने की बारी आई पैसे उसके पास 3000 करोड़ कहां से आएंगे? अब उन्हें 3000 करोड़ देने के लिए फिर से कहा कि मुझे जो है आज से 1 महीने बाद मेरा ये वाला पैसा मैच्योर हो रहा है, मुझे देना है, तो 1 महीने बाद मैं फिर से एक बॉन्ड इशू करना चाहता हूँ, इस पैसे के बदले तुम मेरे से बॉन्ड ले लो। बॉन्ड कितने परसेंट का? उसने कहा भाई 7.25% का फिर से बॉन्ड ले लो। तो आधे बैंक ने तो कह दिया हम ले लेंगे, आधे बैंक ने कहा नहीं हमें तो पैसे ही चाहिए। तो जिन बैंक ने कहा हम ले लेंगे, उसको उन्होंने एक राइट दे दिया, राइट कि ठीक है ये हम पेपर लिख के दे रहे हैं, ये दिखाना और तुम्हारा एक दोबारा से मिल जाएगा। और दूसरे बैंक को कहा कि हम तो पैसे ही लेंगे, तो ठीक है तुम्हें नहीं मिला तुम्हें पैसे दे देंगे, इन्हें मनी मिलेगी। अब क्या हुआ कि जैसी मनी देने की बारी आई, इंटरेस्ट रेट गिर गए। अब ये इंटरेस्ट 7.5% से गिर के हो गया 6.25%। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर इंटरेस्ट रेट गिर गए होंगे तो जिन्होंने कहा था नहीं हम तो बॉन्ड ही ले लेंगे, उनका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ?
फायदा हुआ। हाँ जी, किस किस को लगता है नुकसान हुआ? फायदा हुआ, फायदा। नहीं, नुकसान किस किस को लगता है कि इंटरेस्ट रेट गिर गए, 7% से 6% हो गया इंटरेस्ट रेट, तो जिन्होंने कहा था नहीं हम तो तेरे से बॉन्ड ही ले लेंगे, पैसे नहीं चाहिए, उनका फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ। अगर वो पैसा, जिसने पैसा लिया वो अपना पैसा कितने पे इन्वेस्ट कर पाएगा? 6.25 पे। और जिन्होंने बॉन्ड ले लिया उन्हें कितने का मिला? 7.25 का। उनको तो इंटरेस्ट ज्यादा मिल गया ना, तो इसकी वजह से जो बॉन्ड उन्हें मिलेगा उसके रेट घट जाएंगे कि बढ़ जाएंगे? अब ध्यान समझो, 3000 करोड़ में से मान लो 1500 करोड़ वालों ने तो कहा था हम बॉन्ड लेंगे, और 1500 करोड़ वालों ने कहा था हम कैश लेंगे। तो जो 1500 करोड़ कैश वाले थे उन्होंने तो कैश ले लिया, काम खत्म। लेकिन जो 1500 करोड़ ऐसे वाले बॉन्ड थे जिन्होंने कहा था हम तो बॉन्ड ही लेंगे, तो वो जो 1500 करोड़ के बॉन्ड थे ना, वो कुछ बढ़ जाएगा रेट उसका। 15 से बढ़ के मान लो 1600 करोड़ हो गया उसका रेट। बताऊं क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि अब अगर किसी को नए 1500 करोड़ लगाना है तो उन्हें मिलेगा 6.25% इंटरेस्ट, लेकिन ये वाले 1500 करोड़ जो लगे हुए इन पे मिल रहा है 7.25% इंटरेस्ट। जब मार्केट से इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो उसकी रेट अपने आप बढ़ जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आता है, व्हेन रेट्स फॉल इंक्रीज, व्हेन रेट डिक्रीज तो बॉन्ड का जो प्राइस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब बढ़ता है तो ये गिर जाता है। ये इनवर्स रिलेशनशिप है इनके बीच में। समझ में आ गई मेरी बात? क्यों? सर ये इल्ड वाली बात होगी ना, इल्ड जो मिलता है अमेरिका में, वही वाला चीज है क्या? क्या? जो अमेरिका में इल्ड मिलता है ना, इल्ड क्या कहते हैं, इल्ड कहते हैं ना उसको। हाँ, यील्ड। जैसे इंटरेस्ट रेट गिरने की बारी आती है, जैसे ही लगता है डोनाल्ड ट्रम्प जो है या फेड की मीटिंग में इंटरेस्ट गिरने वाला होता है, तो जो बॉन्ड का रेट होता है उनको बढ़ जाता है अपने आप। तो अब से तो यील्ड बोलते हैं हम कि इंटरेस्ट रेट 4% है, रेट चल रहा है 100, तो 4% की यील्ड हो गई। अब जैसे ही वो 4 से 3 पे आएगा तो यील्ड आपकी बढ़ जाएगी, 33 हो जाएगी। तो यील्ड का कंसेप्ट अब बीच में मत लाओ, क्योंकि बाकियों को नहीं समझ में आ रहा है। तो बाकियों के हिसाब से समझ लीजिए, जैसे इंटरेस्ट रेट गिरने की बात आएगी तो बॉन्ड का रेट बढ़ जाता है। अब मुझे बताइए, अगले 1 साल में आपको क्या लगता है, इंटरेस्ट के रेट गिरेंगे कि बढ़ेंगे? गिरेंगे सर, गिरेंगे। जी सूर्य क्या कह रहे हैं बताइए? गिरेंगे सर, गिरेंगे। बढ़ने वाला कौन कौन है? मैं कह रहा हूं बढ़ेंगे। कौन कौन है बढ़ेंगे? कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूं आज। चलिए, बिल्कुल सही बात है, गिरेंगे, क्योंकि फेड ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया पिछले 2 साल में। 25 पैसे करके ऐसी कर दी। 2% पे था, 4 4.5% कर दिया। अब फेड वापस इंटरेस्ट रेट गिराने पे आ गया है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से उन्हें भी प्रॉब्लम हुई और हमें भी प्रॉब्लम हुई। लेकिन ठीक है, उस टाइम जरूरत थी, महंगाई ज्यादा हो गई थी, ग्रोथ कम हो गई थी। अब इंटरेस्ट रेट फेड भी गिराएगा और इंडिया भी गिराएगा और सारी की सारी इमर्जिंग मार्केट गिराएंगी। अच्छा, अगर इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो बॉन्ड के रेट बढ़ेंगे ना। अगर इंटरेस्ट रेट तेज गिरने लगे ना तो इक्विटी से ज्यादा रिटर्न जो है बॉन्ड दे देंगे। भाई इक्विटी कितना रिटर्न दे सकती है? 20%, 20% दे सकती है ना। अगर 1 साल में 1% इंटरेस्ट रेट गिर जाए ना तो बॉन्ड 25% का रिटर्न देगा। 25% तो कैपिटल एप्रिसिएशन देगा, और जो उसका इंटरेस्ट है वो मिलेगा ही मिलेगा। वो जो 8-10% का जो बॉन्ड है 8% का, वो तो मिलना ही मिलना है, प्लस 25% तो कैपिटल एप्रिशिएट कर देगा वो। कैसे बढ़ते हैं बॉन्ड के रेट वो भी बता देता हूं। चलो, ये चीज मैं नहीं बता रहा हूं, तो ये आपके काम की भी है। चलिए, ये बात हमें समझ में आ गई। सर अगर रेट्स गिरते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाता है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बॉन्ड का प्राइस गिर जाता है। लेकिन कैसे? मान लीजिए आपने 10% का बॉन्ड लिया था, 1 लाख रुपए लगाए हुए थे। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे एट द रेट ऑफ 10%, आपको 10,000 रुपए साल मिलते थे। इंटरेस्ट रेट गिर के अब 8% हो गया, तो उसका रेट क्या होगा? सर इसका रेट वही होगा जिससे 10,000 आएंगे। पहले इसका रेट था 10,000 डिवाइड बाई 10%, ईयरली इनकम डिवाइड बाई रेट। पहले इसका रेट था 1 लाख रुपए की थी ये आइटम, अब 10,000 डिवाइडेड बाई 8%, 1,12,500 की हो जाएगी ये आइटम। तो 1 लाख से बढ़ के रेट हो गया 1,12,500। अगर इंटरेस्ट रेट 10 से 8 हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट हुआ 10 से 8, प्राइस हुआ 1 लाख से 1,12,500। कितना बढ़ गया सीधे? 12.5%। और जो ब्याज मिलना है वो 10,000 रुपए साल, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि जिस बंदे ने इस बॉन्ड में पैसा लगाया होगा 1 लाख, और वो रेट बढ़ने की एकदम से न्यूज आई, तो उसकी वजह से जो 1 लाख जो लगाया था वो पहली बात 1,12,500 हो गया होगा, और ये 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा उसे। तो यानी कि उसने 1 महीने में 1 साल में कितना कमा लिया? 22,500। सबको समझ में आई ये वाली बात?
यस सर, Yes, sir. एफडी में नहीं होता था, लेकिन जी जी क्या? एफडी में नहीं होता, सिर्फ बॉन्ड में ही होता है। हाँ, एफडी में तो वो ट्रेडेबल ही नहीं है ना। एफडी में भी होता है, क्यों नहीं होता बताता हूँ। आप लोग एफडी कहाँ कराते हो? आप जाते हो बैंक में एफडी कराने? अगर मुझे एफडी करानी होती है तो मैं म्यूचुअल फंड के डेट फंड में डालता हूँ पैसा, और उसमें ये होता है। आपको डेट कैसे वैल्यू होता है वो समझ में आ गया है, स्वैप भी समझ में आ गया। स्वैप भी समझ में आ गया ना, कि जो कंपनी ने, अब जिसने पैसे आधे 1500 करोड़ लेने को मना कर, जिसने कहा कि हाँ मैं बॉन्ड ले लूंगा, तो उसको बॉन्ड का एक राइट मिल गया, राइट। उस राइट को स्वैप बोलते हैं, कि मैं स्वैप कर लूंगा, तो 1 महीने बाद मैं इस वाले बॉन्ड के बदले एक नया बॉन्ड ले लूंगा। तो ये राइट भी वो किसी को बेच सकता है। अब वो क्या कहेगा, देख भाई मेरे पास ना राइट है स्वैप करने का, मैं ये राइट तुझे बेच रहा हूँ। देखो 1500 करोड़ के बदले 1500 करोड़ के शेयर मिलने, इस बात की तू मुझे 100 करोड़ और दे दे, मतलब तू मुझे आज ही 1600 करोड़ दे दे, और ये राइट मैं तुझे दे दूंगा। तो अब उसने क्या बेचा उसे? ना तो उसने उसे बॉन्ड बेचे पुराने वाले, ना नए वाले। उसने क्या बेचा? उसे राइट बेच दिया अपना, कि जो मेरे पास राइट है ना नए वाले बॉन्ड लेने का, स्वैप राइट बोलते हैं, स्वैप करने का राइट मेरे पास है, बस वो मैं तुझे दे रहा हूं। तो अगर आप स्वैप भी बेच रहे हो, राइट भी बेच रहे हो, वो भी आपका सिक्योरिटी कहलाएगा। ये वहां पर लिखा था। मेरे हिसाब से स्वैप अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस सर जो बैटरी होती है ना, बैटरी ये यूज करनी बंद कर दो, लिथियम बैटरी यूज करो। साल पहले बोली उसने बात, उस टाइम पर एक आती थी 10,000 की लिथियम, 1 लाख रुपए की। काम सर ये भी 24 वोल्ट बनाएगी, ये भी। तो बंदे ने कहा भाई मैं लिथियम क्यों यूज करूं फिर? अरे सर ये वेट है, सर ये लाइट वेट है, ये चार्ज करते हुए कम खपत करती है, कम बिजली देती है। मतलब इसे चार्ज होने में मान लो 4 यूनिट लगे, एक बार चार्ज होने में 2 यूनिट लगेंगे, तो 2 यूनिट आपकी रोज बचाएगी। मतलब लिथियम अगर आपने ले ली तो 2 यूनिट रोज भी अगर इसने बचाई आपकी, तो लगभग 20 रुपए रोज बचाए। तो 20 × 30 600 रुपए महीना बचाया, इंटू 12 7200 रुपए बचाए। और एक लिथियम बैटरी सर 25 साल चलती है। तो लगभग ये जो 1 लाख रुपए की बैटरी है ना, ये 7 साल में 1 लाख से ज्यादा की 1,75,000 रुपए की तो बिजली ही सेव कर देगी आपको, इस बैटरी के अपेक्षा। दूसरा, ये बैटरी 25 साल चलती है, और ये वाली बैटरी 4 साल चलती है, 5 मान लो चलो। ये आपको 5 खरीदनी पड़ेगी 25 साल में, तो ये 50,000 की पड़ गई आपको। ये 1 लाख रुपए, लेकिन ये 1 लाख रुपए की 1,75,000 की तो बिजली बच गई। सर इसे चार्ज होने में 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे में भी बिजली भी 4 यूनिट खा लेती है। इसे चार्ज होने में सर आधा घंटा लगेगा, और चार्ज होने में खाएगी भी 2 यूनिट। बढ़िया थी, बस प्रॉब्लम एक ही थी, 10,000 तो इंसान खर्च कर लेता था, 1 लाख एक साथ खर्च नहीं करता था। हालांकि उसे लेने से 1,75 की तो लाइट बच जाएगी। फिर क्या हुआ, एक बंदा जिसके, दूसरी बात लिथियम बैटरी बनाने का प्लांट लगाने के लिए उस टाइम पर पैसा बहुत मोटा चाहिए, तो सबको समझ में आ गया जिसके, अरे म्यूट करिए अपने आप को, सबको समझ में आ गया भाई जिसके पास पैसा तो समझ में आ गया कि लिथियम बैटरी खरीदना फायदेमंद है। लेकिन लोग इसे ले नहीं रहे हैं, कैसे लेंगे? आ जाओ। उसने कहा ठीक है लिथियम बैटरी का प्लांट मैं लगाऊंगा। पहली बात तो लिथियम बैटरी इंडिया में बनती ही नहीं, तो उस टाइम लिथियम था ही नहीं। तो उसने कहा ठीक है मैं इंपोर्ट करूंगा बाहर से बड़े लेवल पे, और लिथियम की बैटरी बनाएंगे, बहुत सारी बैटरी बनाएंगे। और जो कंपनियां बड़ी बड़ी जिनको काम ही यही करना है बैटरी का ही, जैसे कि सर्वर, वो जो कंपनियां सर्वर बनाती हैं उनको 24 घंटे लाइट चाहिए होती है, तो वो क्या करती हैं, पीछे बैटरीज लगाती हैं। पीछे बैटरी लगाती हैं कि अगर लाइट भाग भी जाए तो हम बैटरी पे चलाएंगे, ठीक है। तो उनको बैटरी चाहिए ही चाहिए। फिर कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिनको ब्रेकडाउन नहीं चाहिए होता, जैसे आईटी कंपनीज, उनको वो बैटरी चाहिए ही चाहिए। जैसे रिन्यूएबल जो सोलर वगैरह की कंपनियां होती हैं, उनको बैटरी चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही और भी कंपनियां, उन्होंने सबसे पहले उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पहले शुरू में पैसा तो लगाना था ना, मनी। पैसा किसने लगाया? किसी एक बहुत बड़े अरबपति ने लगाया। वो जो बहुत बड़ा अरबपति है ना, वो वेंचर कैपिटल है। वेंचर मतलब रिस्क लेना, वेंचर मतलब रिस्की आदमी, मैं लूंगा रिस्क। कैपिटल मतलब कैपिटल मैं दूंगा। तो वेंचर कैपिटल मतलब जब किसी को किसी का बिजनेस पसंद आ जाए तो वो उसके में पैसा लगा देता है, और पैसा लगाते हुए क्या कहता है, हाँ भैया कितने % शेयर देगा अपने, तेरी कंपनी का 50% हिस्सा मेरा, इसके बदले मैं तेरे पे लगा रहा हूँ 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ उसने उस आदमी को नहीं दिए,
50 करोड़ की उसे लिथियम खरीद के दी, कहा अब इसकी बैटरी बना, फिर उसने बैटरी बनाई, बैटरी बनाने का कहा इसे बेच, फिर उसने बेचा, 50 करोड़ पर उसने पूरे साल में 10 करोड़ कमाए, इसमें से 5 करोड़ इसने ले लिए, जिसने पैसा दिया था 5 करोड़ उसे दे दिए, फिर उस पैसे को दोबारा लगाया, फिर अगले साल उसने फिर मेहनत करके अब की बार उन्हें 50 करोड़ कमा दिए, 50 करोड़ में से 25 करोड़ उसने अपने पास रख लिए, 25 करोड़ उसे दे दिए, फिर अगली बार उन्हें 100 करोड़ कमा लिए, 50 करोड़ उसने अपने पास रख लिए, 50 करोड़ मालिक को दे दिए, फिर थोड़े दिन बाद ने उसकी कंपनी के जो 50% शेयर थे वो मार्केट में 5000 करोड़ में बेच दिए। इसी दिन के लिए तो वो उसके पास जुड़ा था, उसे डिविडेंड नहीं चाहिए था, उसे चाहिए था जब ये कंपनी बड़ी हो जाएगी तो मैं इसके शेयर को बेच दूंगा। फिर वो लाया इस कंपनी का आईपीओ और आईपीओ में अपने वाले सारे शेयर बेच दिए, और ये 5000 करोड़ आपके पास थे पब्लिक के पास, पब्लिक ने दे दिए उसे, और वेंचर कैपिटल चला गया घर। इसी को बोलते हैं आईपीओ। सबको समझ में आ गया वेंचर कैपिटल? ये शार्क टैंक भी मतलब जो था वो भी इसी से सब जगह ऐसे ही होता है, सब जगह ऐसे ही होता है। जो हेक्सावेयर कंपनी थी, हेक्सावेयर कंपनी पहले लिस्टेड कंपनी थी और उसका प्रमोटर कोई और था। हेक्सावेयर ने अपने आप को डीलिस्ट किया, डीलिस्ट करने के बाद अपने सारे शेयर किसी को बेच दिए फिजिकल मार्केट में। फिजिकल मार्केट में बेचने के बाद प्रमोटर तो निकल गया, दूसरा प्रमोटर आ गया। अब वो जो दूसरा प्रमोटर था उस कंपनी ने इसके प्रॉफिट को 100 करोड़ से 5000 करोड़ पे पहुंचा दिया। अब 100 करोड़ की कंपनी थी तो सस्ती थी, और 5000 करोड़ प्रॉफिट करने वाली कंपनी है तो महंगी तो होगी ना। अब मान लो उसने शेयर खरीदा 100 रुपए में, वो बेच रहा है 5000 रुपए में। 5 साल में 100 के 5000 कर लिए, और ये 5000 रुपए में खरीदा किसने? आपने और मैंने आईपीओ में। अब उसका आईपीओ आया था थोड़े दिन पहले, 2-3 महीने पहले 5600 रुपए पे आया था। उसने 100 रुपए में खरीदा था 5 साल पहले, लेकिन 5 साल पहले वो कंपनी का प्रॉफिट भी 100 करोड़ था, अभी 5000 करोड़ है। तो उस हिसाब से मैं ये नहीं कह रहा उसने गलत किया, भाई प्रॉफिट वाली कंपनी तो ज्यादा में ही बिकेगी ना। और कोई सारा शेयर नहीं बेच दिया। मान लो उसके पास 500 शेयर थे तो उसने 100 शेयर का आईपीओ लाया, आईपीओ में 10-20% बेच दिया, बाकी तो उसके पास अभी भी है। तो कुछ गलत नहीं किया उसने। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रॉफिट कितना हुआ? उसने 100 रुपए में शेयर लिया, बाद में 5600 में बेच दिया। चलिए, वेंचर कैपिटल सर जब कंपनी डीलिस्ट होती है तो अपने जो शेयर है उसके पास में उनका क्या होता है सर? जब कंपनी डीलिस्ट होती है तो वो आपको ऑफर देती है, भैया अपने शेयर सरेंडर कर दो और पैसे ले लो। 30 दिन का टाइम देती है आपको, ले लो भैया पैसे, कितने रुपए मिलेंगे अपने रुपए बता देती है वो। मार्केट का प्राइस जो चल रहा होता है उससे 10% कम या ज्यादा तक का रेट दे सकती है वो आपको। जितने बंदों को लगता है भैया ये रेट ठीक है, पैसे ले लेने चाहिए, तो ले लेता है वो, और जो नहीं लेता उसे फिजिकल सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर अपना उसकी बत्ती बनाओ, पूजा करो उसकी, फिर वो बिकता नहीं है, फिर वो आपको फिजिकल मार्केट में बेचना पड़ता है। बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ज्यादातर वही बंदे होते हैं जो अपने पास शेयर सर्टिफिकेट रखते हैं, इनके पास क्वांटिटी ज्यादा होती है। 1-2 शेयर वाला अपने पास क्वांटिटी नहीं रखता, वो तो कहता है भैया जो दे रहे दे दो, लो पैसे चाहिए मैं तो। इक्विटी एंड डेट मार्केट, चलिए व्हाट इज फेस वैल्यू इन स्टॉक। अब जो अगला कंसेप्ट आया आपके का वो है फेस वैल्यू क्या है। चलिए फेस वैल्यू बताते हैं। जब हम एक शेयर इशू करते हैं तो उसकी एक फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू मतलब सर उसकी वैल्यू कितने की है, वो शेयर है कितने का। और याद रखिए फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम नहीं है। एक शेयर की एक वैल्यू लिखी रहती है उस शेयर के ऊपर, फेस वैल्यू, वो ज्यादातर 10 ही रुपए होती है हर शेयर की। तो एक शेयर जिसकी एक नॉमिनल वैल्यू की, अगर उस कंपनी का शेयर जब पहली बार वो लिस्ट हुई, पहली बार जब वो बनी होगी तो वो शेयर कितने का था, उसे बोलते हैं फेस वैल्यू। अब वो शेयर जब पहली 20 साल पहले जब कंपनी बनी, जो प्रोमोटर ने शेयर खरीदे होंगे उसके, जब वो कंपनी रजिस्टर ही हुई होगी तो शुरुआत में वो 10 रुपए का होता है, 10 ही रुपए में खरीदता है प्रोमोटर को। फिर जब उस कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हैं तो उसको 10 रुपए का नहीं बेचेगा उसे, वो उसे ज्यादा रेट में बेचता है। जिस रेट पे बेचता है वो तो मार्केट वैल्यू है, लेकिन जो शुरुआत में जो उसने अपनी फेसबुक अपनी प्रोफाइल बनाते समय, अपनी कंपनी बनाते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय उसमें एक फेस वैल्यू लिखी होगी, जो शेयर की वैल्यू उसके रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स के रजिस्टर में भी लिखी रहती है, जो शेयर पे भी लिखी रहती है, उसे बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अ कंपनी शेयर सिक्योरिटी असाइन्ड बाय द कंपनी व्हेन इट इज इशू, जब पहली बार इशू होता है। इसे पार वैल्यू भी बोलते हैं और नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, नॉमिनल वैल्यू। पेपर में ये भी आ सकता है कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर इज, तो आप आंसर करोगे फेस वैल्यू।
दूसरी बात, फेस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू मार्केट प्राइस। ये जो साइन है ना, इक्वल टू नहीं है, मतलब फेस वैल्यू मार्केट प्राइस के इक्वल नहीं होती, अलग अलग होते हैं। फेस वैल्यू इज फिक्स्ड वैल्यू व्हाइल द मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट्स बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। कह रहा फेस वैल्यू तो चाहे मार्केट में कंपनी में जो मर्जी होता रहे, फेस वैल्यू तो हमेशा एक फिक्स वैल्यू ही रहती है। अगर 10 रुपए फेस वैल्यू 10 ही रुपए रहेगी, 5 रुपए तो 5 ही रुपए रहेगी, 2 रुपए तो 2 ही रुपए रहेगी। लेकिन मार्केट प्राइस जो है फ्लक्चुएट होती रहती है, रोजाना चेंज होती रहती है। अब एक और चीज, सर मेरे पास एक शेयर था 10 रुपए का, मैंने उस पर बोनस दे दिया, तो बताओ उसकी फेस वैल्यू चेंज होगी या नहीं? होगी सर। नहीं सर, नहीं होगी सर। नहीं होगी सर, होगी या नहीं? नहीं। जो बोल रहा है नहीं होगी हैंड रेस कीजिए, होगी सर, होगी। नहीं होगी बोलने वाला हैंड रेस कीजिए। सो बोनस दिया, डिविडेंड दिया सर? बोनस, बोनस क्वेश्चन हाँ, बोनस तो होगा शेयर सर। पे एक शेयर फ्री दे दिया, सर बोनस हो गया सर, डिवाइड तो हैंड रेस करो। ये हैंड रेस नहीं करके होगा, कैसे हो जाते हैं? होगा होगा नहीं सर, बोनस देने से घट जाता है शेयर वैल्यू। तो हाँ, कैसे- कर जाती है वो, 10 की 5, 5 की 1 और लास्ट में 1 तक रह जाती है। सर शेयर जब इन्फ्लेट होता है तब हो जाती है, कम हो जाती है, 2 रुपए कर देते हैं कई लोग। आ रहा हूं मैं, अब सब अपना को म्यूट कर लीजिए। जब एक कंपनी ने बोनस दिया, बोनस देने का मतलब क्या होता है? मेरी कंपनी का एक शेयर है, उसके बदले में एक शेयर और दे दूंगी। मतलब मेरी कंपनी के 1 लाख शेयर थे, वो 10 रुपए फेस वैल्यू थी जिनकी, 1 लाख शेयर थे, उन्हें मैं 1 लाख शेयर और दे दूंगी फ्री में। तो 1 लाख पहले से थे, 1 लाख शेयर कंपनी ने और दे दी, अब 2 लाख शेयर हो गए, उनकी फेस वैल्यू भी 10 रुपए ही है, फेस वैल्यू 10 के 10 ही है। कंपनी ने फ्री में शेयर बांटे, फेस वैल्यू नहीं कम की। तो बोनस के केस में फेस वैल्यू कम नहीं होती, बोनस के केस में फेस वैल्यू नहीं होती और कैपिटल वैल्यू बढ़ जाती है। पहले कैपिटल 1 लाख थी, अब 2 लाख है। शेयर कैपिटल कंपनी की बढ़ जाती है, क्योंकि पहले कंपनी के 1 लाख शेयर थे, 2 लाख है, और उनकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो 20 लाख रुपए की होगी कैपिटल, पहले 10 लाख की थी। तो कंपनी की, हाँ जी, स्प्लिट होता है। अभी पहले एक चीज समझ लो, बोनस, जब कंपनी बोनस देती है तो फेस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता और कैपिटल बढ़ जाती है। जब कंपनी डिविडेंड देती है, डिविडेंड क्या होता है? जिसके पास मेरी कंपनी का शेयर है, एक शेयर पे 10 रुपए मैं कैश में दे दूंगी, उसे बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड आपके अकाउंट में आता है। इससे ना तो फेस वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता, ना कैपिटल पे कोई फर्क पड़ता, बस कंपनी के पैसे जो कंपनी के पास होते हैं वो पैसे वो आपके अकाउंट में डाल देती है, तो कंपनी का कैश बैलेंस कम हो जाता है और कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता और प्रॉफिट कम हो जाता है। जो कंपनी का प्रॉफिट है उसी में से डिविडेंड देती है ना, तो प्रॉफिट भी कम हो जाता है थोड़ा सा और कैश भी। तो कंपनी अपना प्रॉफिट का कुछ पार्ट आपको दे देती है, उसको बोलते हैं डिविडेंड देना। तीसरा, स्प्लिट। स्प्लिट बोलते हैं कि सर मेरे पास कंपनी के 1 लाख शेयर थे 10 रुपए वाले, मैं इसे स्प्लिट कर रही हूं, मैं 10 रुपए वाला तो ले रही हूं वापस और 5 वाले 2 दे रही हूं आपको वापस। ऐसा करने से फेस वैल्यू तो कम हो जाती है, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले भी 10 लाख थी, अब 5-5 वाले 2 आ गए, तो है तो अब भी 10 ही लाख ना। कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फेस वैल्यू कम हो जाती है, पहले 10 थी अब 5 रुपए हो गई, लेकिन नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ शेयर तो इंक्रीज हुए लेकिन कैपिटल सेम रही। तो आस्था जी, क्लियर हो गई तीनों चीजें? सर लास्ट वाला फिर बता दीजिए। अगर कंपनी ने स्प्लिट किया, स्प्लिट किया मतलब कि 10 रुपए वाला शेयर जो था ना वो तो कंपनी ने ले लिया वापस, 10 रुपए वाला तो दे दो मुझे, उसके बदले 5 वाले 2 ले लो, इसे बोलते हैं स्प्लिट करना। 10 रुपए का शेयर को मैंने 5-5 के 2 में विभक्त कर दिया, एक एप्पल था उसके 2 हिस्से कर दिए और दोनों एक ही बच्चे को खिला दिए। मतलब 10 रुपए का एप्पल आपके पास था, उसके 5-5 वाले 2 बना दिए और दोनों आपको ही दे दिए। तो ऐसा करने से फेस वैल्यू तो 10 से 5 हो गई, फेस वैल्यू 10 से 5 हो जाएगी। कैपिटल पहले भी 10 लाख थी, अब भी 10 लाख है, बस पहले 10 रुपए वाले शेयर थे 1 लाख, अब 5 रुपए वाले शेयर 2 लाख है तो 10 ही लाख ना कैपिटल। कैपिटल तो उतनी रहेगी। नंबर ऑफ शेयर पहले 1 लाख थे, अब 2 लाख हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होते हैं, कैपिटल सेम रहती है और फेस वैल्यू डिक्रीज होती है स्प्लिट के। मान लो आईटीसी का शेयर 600 रुपए का चल रहा है, अब आईटीसी ने कहा जी मैं बोनस दे रही हूँ 1 पे 1। अब जिसने 600 रुपए का शेयर खरीदा था उससे बोनस मिल गया, जैसे ही बोनस मिलेगा शेयर हो जाएगा 300 का,
और उसके बाद पहले एक शेयर था, अब 2 हो गए। पहले उस पर 600 रुपए वाला एक शेयर था, अब 300 वाले 2 हो गए। तो शेयर कितने का हो गया? 600 का। तो बोनस मिलने से आपको कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। स्प्लिट पे आ जाओ। आईटीसी का शेयर 600 रुपए का चल रहा था एक शेयर, अब उसे स्प्लिट कर दिया, तो अब उसके पास पहले 10 रुपए फेस वैल्यू वाला था, अब 5 रुपए फेस वैल्यू वाले 2 गए और उनकी वैल्यू हो गई 300 गुना 2, मतलब 600 रुपए। तो स्प्लिट करने से आपको फायदा हुआ क्या? लॉन्ग टर्म में होगा सर, क्यों होगा? फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी तो होगा। ऐसा नहीं है, अगर स्प्लिट नहीं करते तो वो शेयर 600 रुपए के हिसाब से बढ़ता, स्प्लिट करते तो 300 के हिसाब से बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो उतना ही ना। अरे 20% बढ़ेगा, 20% ये 720 रुपए का हो जाएगा, 360 का हो जाएगा। ये 360 वाले 2 तो पड़ेंगे तो 720 ही रुपए ना, क्या फायदा? स्प्लिट करने से या फिर बोनस करने से ना तो इन्वेस्टर को कोई फायदा है ना कंपनी का। बस फायदा क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे 4000 का हो गया और कंपनी कहती है यार ये शेयर महंगा हो गया, लोग इसे खरीद नहीं पा रहे, 2000 का करना चाहता हूँ। 2000 का करने के 2 ही तरीके हैं, या तो स्प्लिट कर दो, अब बोनस देने के लिए लेना पड़ता है अप्रूवल सेबी से, सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है। अब सेबी का रूल क्या है भाई, तो कर सकते हो अपनी मर्जी से, जब मर्जी कर दो। कैसे करो? 10 रुपए की वैल्यू से 5 का बना दो, तुम्हारी मर्जी है, जब मर्जी कर दो, बना देना। फिर 2.5 से कम तो तुम कर ही नहीं पाओगे, 2.5 का क्या बनाओगे? तो ये स्प्लिट तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, लेकिन स्प्लिट कितनी बार कर पाओगे? ज्यादा एक बार या 2 बार, 2 बार से ज्यादा स्प्लिट करोगे नहीं। 1 रुपए की चीज को 25 पैसे थोड़ी बना दोगे। तो स्प्लिट करने में ऑप्शन है, और स्प्लिट आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, जब मर्जी। सेबी एकदम अप्रूव भी कर देगा। लेकिन अगर तुम्हें बोनस देना है तो बोनस कैन बी डिक्लेयर, बोनस कैन बी बोनस कैन बी डिक्लेयर ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व। अगर कंपनी के पास पिछले सालों का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जिसे हम फ्री रिजर्व बोलते हैं, अगर कंपनी के पास पिछले सालों का प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड हुआ हुआ या करंट ईयर में हो जाए प्रॉफिट, उस प्रॉफिट हो तो वो बोनस दे सकते हैं। जब हम स्प्लिट करते हैं तो कोई एंट्री नहीं करते, कोई एंट्री करते ही नहीं। एंट्री क्या करते हैं? 10 रुपए वाला शेयर डेबिट टू 5 रुपए वाला शेयर। किसी को अगर अकाउंटिंग एंट्री करनी आती है तो मैं एंट्री करके बता रहा हूं। कंपनी के पास 10 रुपए वाला शेयर वापस आ गया, 10 वाला शेयर डेबिट और 5 वाला शेयर चला गया टू 5 रुपए वाला शेयर, मतलब ना प्रॉफिट पे फर्क पड़ा ना कैश पे, कुछ नहीं। लेकिन जब बोनस देते हैं तो एंट्री करते हैं फ्री रिजर्व डेबिट, मतलब फ्री रिजर्व में से पैसा चला, फ्री रिजर्व खत्म हो गए, टू बोनस शेयर, और बोनस शेयर आपके पास से चले गए। मतलब जब बोनस देते हैं तो हमारे पास फ्री रिजर्व होने चाहिए। अगर फ्री रिजर्व होंगे तो बोनस दे पाएंगे, वरना नहीं। स्प्लिट करना तुम्हारी मर्जी है, तो चाहे स्प्लिट करे कंपनी, और उसका मेन मोटिव बस यही होता है कि 4000 वाले शेयर को 2000 हो जाए, 4000 वाला शेयर हो जाए। 4000 वाला शेयर 400 करना होगा तो उसे 10 वाले को 1 में कर देंगे, 10 रुपए वाले को 1 रुपए का बना देंगे, तो 4000 वाला 400 का हो जाएगा। जी मैम, क्वेरी। जैसे अभी कैनरा बैंक ने किया था मेरे पास था, तो 565 का चल रहा था, तो उसने उसको 1:5 करके 109 रुपए कर दिया। हाँ, 5 और विप्रो ने भी अभी कुछ चल रहा था, तो उसने 1 पे 1 देके बोनस देके उसको रिड्यूस कर दिया, 300 पे गया। स्प्लिट और बोनस के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सर बोनस में ये फ्री रिजर्व का क्या मामला है सर, वो क्यों उसको यूज करना चाहिए? आपने पिछले सालों में प्रॉफिट जो कर रखा है, जैसे 100 रुपए का प्रॉफिट, 100 रुपए डिविडेंड दे देते हो, 80 बचा लेते हो आप। ये बचा हुआ प्रॉफिट होना चाहिए उतने का जितना बोनस देना चाह रहे हो। मगर ये तो शेयर भी डबल हो जाएगा सर, 100 शेयर होता है 200 शेयर हो जाएगा, डबल हो जाएंगे, तो कैपिटल भी उतना, कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। तो कम क्या होगा? कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, रिजर्व कम हो जाएगी, और दोनों लायबिलिटी साइड में ही लिखे होते हैं, तो बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। ये सोच कर जवाब देना पड़ता है। यहाँ पर आधे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अकाउंटिंग आती है, आधे स्टूडेंट ऐसे जिनको अकाउंटिंग नहीं आती, तो मुझे जवाब इस तरीके से देना पड़ता है जिन्हें अकाउंटिंग नहीं आती वो कंफ्यूज ना हो जाए। अभी रिलायंस ने भी ऑर्डर किया ना सर, वो बोनस दिया था ना सर कुछ दिन पहले। हाँ जी, हाँ जी। अभी एमआरएफ भी बोनस देने वाला है थोड़े दिनों में। एमआरएफ का शेयर 50,000 रुपए का है एक। सर बोनस एमआरएफ में स्प्लिट भी नहीं किया आज तक, और बोनस भी नहीं दिया कभी नहीं दिया उसने, लेकिन अब सुना ही दे रहा है, शायद 1-2 साल के अंदर अंदर देगा। 40 लाख को शेयर है उसके टोटल। हाँ जी, शेयर भी 40 लाख ही होते हैं। हाँ तो 50,000 का भी तो एक शेयर।
नहीं, लाख का था सर, वो तो लाख के तक है। लाख रुपए तक था, हाँ शायद, हाँ 1 लाख रुपए का ही शायद है वो। वो अब लाख 50,000 हो 30 गया है, 32 शायद उसने पीछे बोनस दिया। नेट प्रॉफिट। चलिए सचिन जी, आपने हैंड रेस किया है, बताइए। क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। ये तो एक ही पॉइंट पे इतना ज्यादा टाइम लग जाता है, बताओ। मैं गलत तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अभी तो शुरुआत ही करी थी, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू समझाने में इतना टाइम लगा दिया। एग्जाम्पल, अ कंपनी शेयर में हैव अ फेस वैल्यू 10 रुपए बट ट्रेड इन द मार्केट विल बी 500। कह रहा है कंपनी जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए, उसकी मार्केट वैल्यू 500 भी हो सकती है, सेम नहीं होते। इंपॉर्टेंस ऑफ फेस वैल्यू, कह रहा है जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना, तो कंपनी मान लो 500 रुपए का शेयर चल रहा है, तो वो क्या कहती है, कंपनी डिक्लेयर 100% डिविडेंड। 100% किसका, फेस वैल्यू का, मतलब 10 रुपए डिविडेंड दिया उसने बस, क्योंकि फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए। तो जब क्वेश्चन में लिखा होगा ना, कंपनी डिक्लेयर 100% डिविडेंड फॉर द ईयर, है ना, कैलकुलेट द डिविडेंड यील्ड, तो पहली बात तो डिविडेंड जो दिया जाता है वो फेस वैल्यू पे दिया जाता है। तो 100% ये 10 रुपए का है, 10 रुपए का 100% कितना होगा, 10 ही रुपए। और डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है 10 रुपए डिविडेंड डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस इनटू 100, तो पता चलेगा 2% है बस डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला लिख लो, डिविडेंड YIELD, डिविडेंड यील्ड इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस इनटू 100, ये लिख लो। तो एक फॉर्मूला आपको और सिखा दिया आज। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आया कंपनी हैज डिक्लेयर्ड 100% डिविडेंड, और ये नहीं बोलेगा वो ऑफ द फेस वैल्यू, ये आपको अपने आप समझना है। कंपनी हैज डिक्लेयर्ड 100% डिविडेंड इफ मार्केट प्राइस इज 500 एंड फेस वैल्यू इज 10 रुपीज, कंप्यूट डिविडेंड यील्ड। तो आप क्या करोगे, पहले डिविडेंड मान लोगे 100% ऑफ द फेस वैल्यू, यानी कि 10 रुपए, और मार्केट प्राइस 500 दे रखी है आपको, तो 10 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, 2% आपका डिविडेंड यील्ड आ जाएगी, और उस पर टिक लगा दोगे आप। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट सर, फॉर्मूला फिर से बताइए क्या। डिविडेंड यील्ड इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। अब कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में फेस वैल्यू भी नहीं बताएगा। अब की बार क्वेश्चन क्या है कि कंपनी की टोटल कैपिटल है, ये लिखा हुआ देखो, कंपनी हैज अ टोटल कैपिटल ऑफ 10 लाख, कंपनी की टोटल कैपिटल है 10 लाख रुपए की, और नंबर ऑफ शेयर है 1 लाख। ये भी कोई पूछने की बात है, अरे भाई जब 10 लाख की कैपिटल है और नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है, तो 10 रुपए का एक ही होगा। तो फेस वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, ये रहा, फेस वैल्यू इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर, इससे फेस वैल्यू निकल आएगी। अरे भाई अगर आपको कोई कहे कि 1 लाख शेयर है, 10 लाख रुपए का टोटल, तो 10 ही रुपए का एक होगा ना, कैसे पता चलेगा, डिवाइड करके। सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ रहा हूं। तो फेस वैल्यू 10 रुपए निकल आई यहां से। फेस वैल्यू इन आईपीओ एंड बॉन्ड्स, फिर फेस वैल्यू आईपीओ की भी होती है, बिल्कुल होती है। शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ओवर द फेस वैल्यू, मान लो 10 रुपए का शेयर है, लेकिन आपने आईपीओ निकाला 5500 रुपए का, तो इसमें क्या है सर 10 रुपए तो इसमें फेस वैल्यू है, और 5490 क्या है सर, ये प्रीमियम। मतलब आपने अपना शेयर प्रीमियम पे इशू करा, जिसमें फेस वैल्यू 10 रुपए थी, और 5490 क्या है, प्रीमियम। सर प्रीमियम मैक्सिमम कितना हो सकता है, अनलिमिटेड, याद कर लो सर, प्रीमियम कितना हो सकता है, अनलिमिटेड। और सर डिस्काउंट कितना हो सकता है, मैक्सिमम 10%, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में 20%। उसके लिए आपको CLB से परमिशन लेनी पड़ेगी। CLB का मतलब होता है कंपनी लॉ बोर्ड। सर प्रीमियम तो कितना भी हो सकता है जब शेयर इशू करोगे, लेकिन अगर कभी 10 रुपए का शेयर 9 रुपए और 8 रुपए बेचने का मन कर जाए, तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो आप दे सकते हो 10% हो सकता है। 10 रुपए का शेयर को 9 रुपए पे इशू कर सकते हो, बस से ज्यादा नहीं। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत है कि 9 रुपए पे कोई खरीदने को तैयार ही नहीं, 8 पे इशू करना है, तो उसके लिए पहले CLB से परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट। बॉन्ड पे जब भी इंटरेस्ट दिया जाता है, वो भी उसकी फेस वैल्यू पे ही दिया जाता है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, सर आपका बॉन्ड जो है ना 500 रुपए का चल रहा था, लेकिन उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए थी, और 5% उस पर इंटरेस्ट है, तो 5% इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, 100 रुपए पे। तो 100 रुपए पे 5% कितना मिलेगा, 5 रुपए, डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस 500 इंटू 100, तो पता चलेगा कितना, 1% ही यील्ड है बस बॉन्ड की भी, फिर क्योंकि यील्ड का फॉर्मूला तो वही रहता है ना, डिविडेंड डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस इंटू 100। ऐसे ही बॉन्ड के केस में इंटरेस्ट डिवाइड बाई मार्केट प्राइस इंटू 100। यील्ड तो वैसे ही निकलेगी ना, यील्ड का मतलब सर कितने रुपए लगा के हम कितने कमा रहे हैं, तो जितने कमा रहे हैं वो ऊपर रख दो, जितने लगाए वो नीचे रख दो, इंटू 100 कर दो, तो पता लग जाए कितने % की यील्ड है। यील्ड मतलब कमाई, कितने % कमाई है मेरी। समझ में आ गया जी।
अ कंपनी अनाउंसेस 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट। 2-for-1 का मतलब एक शेयर पे दो, 2-for-1, दो दूंगा एक पे, मतलब एक ले लूंगा उसके बदले दो दूंगा। जो फेस वैल्यू पहले 10 रुपए थे वो कितनी हो जाएगी, 5 रुपए। चलो समझ में आ गया। जी सर। कोई क्वेरी अभी तक तो बताइए, वरना मैं आगे बढ़ूंगा। सर 2-for-1 मतलब क्या हुआ? 1:1? 2-for-1 का मतलब होता है दो दूंगा एक के बदले, 2-for-1। अगर लिखा होता आई विल गिव यू 1 फ्री 1 मतलब एक पे एक और फ्री दूंगा, मतलब तब भी एक पे दो ही। हाँ 1:1, हाँ 1:1 वही मतलब। अगर लिखा होता आई विल गिव यू फ्री 1:1 तो मैं कह रहा हूं एक फ्री दूंगा एक पे, मतलब एक जो तेरा है वो तो दूंगा ही दूंगा, एक फ्री भी दूंगा तो दो दे दूंगा। अगर मैं बोल रहा हूं आई विल गिव यू 2-on-1, अब मैंने फ्री वर्ड नहीं बोला, मतलब एक के बदले दो दूंगा, फ्री कुछ नहीं दूंगा, एक ले लूंगा उसके बदले दो दूंगा। फिर से समझो, आई विल गिव यू 2 रुपीज, बस 2 रुपए देने की बात कर रहा हूं। आई विल गिव यू 2 more रुपीज, मतलब जो तेरे पास है वो अपने पास रख, दो और दे दूंगा। फिर से समझो, मैंने आपसे कहा भैया जो तुम्हारे पास है वो दिखाओ, आपने दिखाया। मैंने कहा आई विल गिव यू 2 रुपीज इन एक्सचेंज ऑफ दिस, भाई इसके बदले 2 रुपए दूंगा, मतलब ये मुझे दे दो और 2 ले लो। अब मैं बोल रहा हूं आई विल गिव यू 2 more, मतलब जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पे ही रहेगा, 2 और दे रहा हूं। तो दोनों में डिफरेंस है और लैंग्वेज का फर्क है और कुछ नहीं। तो ऐसे ही वहां पर लिखा आ सकता है 2-on-1 का मतलब है एक के बदले दो दूंगा, और 2 बोनस शेयर का मतलब है 2 बोनस शेयर फ्री दूंगा। 1:1 का मतलब होता है अगर वो कह रहा है मैं बोनस दूंगा, बोनस मतलब फ्री में दूंगा। 1:1 एक पे एक फ्री दूंगा, मतलब एक तो तुम्हारे पास है ही, एक और फ्री दूंगा। अगर लिखा होगा 2:1 मतलब एक के बदले दो दूंगा। अगर लिखा होगा 1:2, 1:2 का मतलब समझ में आ देता हूं पहले क्या होता है, ऐसे लिखा होगा। नहीं, अगर लिखा है बोनस 2:1, इसको हम 2/1 लिख लेते हैं। ये जो H2 है ना, अनुपात बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रेशो बोलते हैं, और इसे पढ़ते हैं ऐसे 2:1, मतलब 2:1। 2:1 को लिखकर देख लेते हैं, 2/1 मतलब 2 शेयर फ्री में मिलेंगे। अगर लिखा हुआ है बोनस 1:2 तो 1/2 हो जाएगा, मतलब हाफ शेयर मिलेगा। जिसके पास 500 शेयर होंगे उसे 250 मिलेंगे बस फ्री के, तो उसके पास 750 हो जाएंगे। क्या था, जिसके पास 500 होंगे उसे 1000 फ्री मिल गए, उसके बाद 1500 हो गए। दो बातें समझ में आ गई। सर ऐसा समझे, ऐसा याद करेंगे, लेफ्ट साइड में जो होता है कंपनी होता है, राइट साइड में इन्वेस्टर होता है। अगर जितना इन्वेस्टर के पास है उसके हिसाब से वो कंपनी दे देगा। अगर इन्वेस्टर के पास 2 है एक दे देगा। यही है कि जो भी लिखी हो उसे अपॉन में करके लिख लो, जैसे 2:1 लिख लो, मतलब 2 ओके सर। या हाफ मिलेगा, और कभी कभी 3/10 भी मिलता है। 10 वालों को 3 दूंगा, यस सर। ऐसे भी मिलता है बोनस। और पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्या क्वेश्चन आएगा, कंपनी की कैपिटल है, नंबर ऑफ शेयर है 10,000 शेयर्स, कंपनी ने बोनस इशू कर दिया 3:10 का, तो बताओ न्यू नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे। तो आप क्या कहोगे, 10,000 तो पहले से ही थे, 3,000 नए इशू कर देगी, 13,000 हो जाएंगे। समझ में आई। चलिए जी, कोई और क्वेरी किसी की, तो नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। सर आईटीसी ने अभी जैसे डिमर्जर किया था अपना होटल्स को, उसमें एक शेयर इशू किए थे 1:10 पे आईटीसी होटल के। आईटीसी वो चीज क्या होती है? तो उसने क्या कहा, आईटीसी ने कहा जिसके पास मेरी कंपनी का एक शेयर होगा, आईटीसी का शेयर आपके पास है, मान लो आईटीसी के आपके पास 100 शेयर है, तो कह रहा जो 100 शेयर है आपके पास वो तो है ही है, जिसके पास मेरा आईटीसी का शेयर होगा मैं उसे आईटीसी होटल का भी दूंगा 1:10 का मतलब होता है 1/10, मतलब 1/10 का मतलब 10 शेयर मिलेंगे बस। जिसके पास आईटीसी के 100 शेयर होंगे उसे 10 शेयर मिल गए और फ्री में, तो अब उसके पास 100 शेयर आईटीसी के भी हो गए और 10 शेयर आईटीसी होटल के भी हो गए। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनके पास आईटीसी के 50-50 हजार शेयर हैं, सबको मिले हैं। ये बोनस हुआ सर, ये क्या हुआ? सर ये बोनस नहीं है, ये तो डीमर्जर के केस में क्या हुआ था, आईटीसी एक कंपनी थी, उसी कंपनी के अंदर होटल भी था पहले से, अब उसने उसको 2 कंपनियों में अलग अलग कर दिया, एक आईटीसी लिमिटेड अलग हो गई, एक आईटीसी होटल अलग हो गई। जब 2 कंपनियां निकली हैं,
तो पहले ये होटल भी इसी कंपनी का पार्ट था, मतलब जो पैसा होटल कमाता था वो भी आईटीसी को मिलता था। अब इसने से अलग कर दिया, तो जब अलग कर दिया तो जो इसका शेयर होल्डर है वो फ्री में थोड़ी बैठा हुआ है, पागल थोड़ी है, वो कहेगा भैया इसका होटल का शेयर भी मुझे दो, तो उसे फ्री में होटल का शेयर मिल जाता है। So Reliance आईटीसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ जी, तो रिलायंस का हुआ था ना, और रिलायंस जियो। का हुआ है, रिलायंस की भी 10-20 कंपनियां बन गई। ये जो रिलायंस जियो निकला ये भी तो ऐसे ही निकला था, रिलायंस में से शेयर भी तो फ्री में थे। जियो फिन के नाम से है। सर मैं जैसे जो उसकी कंपनी है आईटीसी, तो उसका जब आईटीसी होटल बाहर निकल गया, उसका प्रॉफिट चला गया, उसके शेयर उसको दे दिए, तो जो उसकी वैल्यू मार्केट प्राइस था क्या वो भी डिक्रीज हो जाएगा? हुआ था, आपको नहीं पता? ये 600 वाला शेयर 400 पे है, सी थोड़ी है, जिस दिन डीमर्ज हुआ था उसी दिन हो गया था। लेकिन ये तो अभी मिला सर, शेयर तो अभी मिले हैं, ये तो 400 तो मुझे एक साल से दिख रहा है, 400 तो चल रहा है। एक साल से नहीं है, 2-3 महीने पहले डीमर्जर हुआ था, तो 3 महीने पहले जो डीमर्जर की डेट थी उस दिन ये 200 रुपए घट गया था उसका रेट, और फिर वो शेयर मिलने में 1-1.5 महीना लग गया, शेयर अब मिला है। लेकिन डीमर्ज तो 2 महीने पहले ही अनाउंस हो गया था ना, तो जिसके पास वो रिकॉर्ड डेट पे शेयर थे उसे ही मिला है बस, तो रिकॉर्ड डेट के अगले दिन का रेट घट गया। लेकिन मैंने सर 2023 की बात कर रहा हूँ, दिसंबर या जनवरी में 24 में मैंने 458 पे आईटीसी के शेयर लिए थे 200। तब वो 600 हो गए थे। अब आपके पास आईटीसी होटल भी तो होगा। हाँ आईटीसी होटल भी है, लेकिन वो तो मैंने 600 भी किया, मैंने देखा नहीं उसको, रेट कभी फॉलो नहीं किया। चाहिए था ना, 400 की चीज 600 हो जाए तो बेचनी भी तो पड़ती है। अच्छा नहीं, मैंने लॉन्ग टर्म पे रखी नहीं, है। ऐसे लॉन्ग टर्म इसे नहीं बोलते, लॉन्ग टर्म इसे नहीं बोलते, कंपनी का भी ध्यान रखना पड़ता है क्या हो रहा है क्या नहीं। चलो मैंने कहा फ्री के शेयर मिल जाएंगे, रख लूंगा। अच्छा, हाँ सबने यही सोचा। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं क्या 50-50 शेयर बेचते ही नहीं, कहते हैं मेरे दादाजी ने मेरे पापा को दिए थे, पापा ने मुझे दिए, मैं अपने बच्चों को देके जाऊंगा, बच्चों से भी क्या जाऊंगा, मर जाना, आईटीसी मत बेच देना। बेच फेस वैल्यू पे क्या होता है सर, आधी हो जाती है, बता चुका। व्हाट इज बुक वैल्यू? अब मैं बता रहा हूँ बुक वैल्यू क्या होती है। बुक वैल्यू रेफर्स टू द नेट वैल्यू ऑफ द कंपनीज एसेट आफ्टर सबट्रैक्टिंग ऑल लायबिलिटी। कह रहा पहले कंपनी के सारे एसेट जोड़ो, उसमें से लाइबिलिटी जो हमें पे करनी है वो लेस कर दो, जो निकल कर आएगी ना वो बुक वैल्यू बोलते हैं उसे। बुक वैल्यू भी बोलते हैं, इसका नाम ही इंट्रिंसिक वैल्यू भी है। ये जो निकल कर आएगी ना सर, टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटी लेस करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी, इसी को बुक वैल्यू बोलते हैं, इसी को इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में और समझते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट बनाकर दिखाता हूं वो कैसी होती है। कंपनी की बैलेंस शीट कुछ इस तरह की होती है। शेयर कैपिटल, रिजर्व, ये वही रिजर्व है जो पिछले सालों का प्रॉफिट हमने बांटा नहीं, और फिर बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है जैसे क्रेडिटर, लोन, अदर लाइबिलिटी। यहां पर बहुत सारे एसेट्स होती हैं, फिक्स एसेट। अब फिक्स एसेट बहुत सारे होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख लेना, बहुत सारी। करंट एसेट्स में कैश हो सकता है, डेटर हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, ये सब। और एक और चीज आती है यहाँ पर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वही है सर, हमने पेटेंट राइट में 500 करोड़ रुपए इकट्ठे दे दिए थे एक साथ, या गुडविल का पैसा दे दिया था, तो ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के हेड में लिखा रहता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में आ सकता है कि अगर आपने कोई बहुत बड़ा एक्सपेंस किया हो तो वो कहाँ लिखा जाता है, तो आप लिखोगे उसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के हेड में, है ना। डेफर्ड एक्सपेंस, डेफर्ड एक्सपेंस। डेफर्ड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, ऐसा एक्सपेंस जो है तो एक्सपेंस लेकिन बहुत बड़ी अमाउंट होने की वजह से हमने उसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हेड में लिख दिया बैलेंस शीट में, और अब धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे, तो उसे बोलते हैं डेफर्ड एक्सपेंस। ये लिख लीजिए अपने पास, और ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के हेड में आता है, और ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। तो अब जरा ध्यान समझिए सर, अगर हमें इंट्रिंसिक वैल्यू, बुक वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकाल लेंगे सर? सारी की सारी एसेट जोड़ लो, ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नहीं जोड़ना है, सारी की सारी एसेट जोड़ दो और ये सारी की सारी लाइबिलिटी लेस कर दो, यानी कि टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है इसी का, सर पूरी कैपिटल जोड़ लो प्लस रिजर्व जोड़ लो और माइनस एक्सपेंस कर दो, मतलब ये जोड़ो और उसमें से ये माइनस कर दो, तो भी तो सेम बात है। एग्जांपल,
सर 100 रुपए की फिक्स एसेट थी, 50 रुपए की करंट एसेट थी और 10 रुपए के एक्सपेंसेस थे, 160 रुपए थे। यहाँ पर भी 160 आया। सर 60 रुपए की लाइबिलिटी थी और 100 रुपए की कैपिटल थी। अब एक तरीका तो ये है टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी कर लो। टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी करेंगे तो देखो 150 माइनस 60 90 आएगा। और अगर दूसरे तरीके से करोगे सर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस 100 और माइनस 10 मिसलेनियस एक्सपेंडिचर तो भी 90 आएगा। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इस तरीके से भी। दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए सबको? किसको ये बात समझ में नहीं आई बस वो बोलिए। फॉर्मूला में लिखवा सर एक बार फिर से समझाइए। चलिए एक बार फिर से देखिए। सर बुक वैल्यू निकालने के दो तरीके। बुक वैल्यू इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। और टोटल एसेट लेते समय मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को नहीं लेना है, क्योंकि ये तो एसेट है ही नहीं ना, ये तो एक्सपेंस है, तो इसे लेना ही नहीं है। और अगर ले लिया तो लेस करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है बुक वैल्यू का मतलब क्या है सर? वो पैसा जो इक्विटी शेयर को मिलेगा। सर इक्विटी शेयर को क्या मिलेगा? जो उसकी टोटल एसेट उसे बेच देंगे, उसमें से लाइबिलिटी को पे कर देंगे, जो बचेगा पैसा वो शेयर होल्डर का है, तो वही बुक वैल्यू है। दूसरा तरीका क्या है सर? शेयर कैपिटल का पैसा तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, शेयर कैपिटल ये वाला पैसा तो मेरा है ही, प्लस सर जो पिछले सालों का प्रॉफिट है जो मैंने बांटा नहीं वो भी तो मेरा ही है ना, तो रिजर्व जोड़ दो। ठीक है। और ऐसा एक्सपेंस जो मैंने कर दिया लेकिन अभी तक राइट ऑफ नहीं करा उसे लेस कर दो, मिसलेनियस एक्सपेंस लेस कर दो। तो सर ये भी तो बुक वैल्यू निकलेगी। भाई बुक वैल्यू निकालने के दो तरीके। भैया आपकी जेब में कितने पैसे बाहर निकाल लो। अच्छा निकाल दिए, इसमें से जिसका पैसा तुमने उधार कर रखा दे जाओ, दे दिया, जो तुम्हारे पे बचा वो तुम्हारा है, इसे कह देंगे तुम्हारी बुक वैल्यू। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका भैया तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे पैसा अपना कितना है? सर मेरा इतना है, और पिछला जो पैसा तुमने सेव कर रखा वो भी निकाल लो, वो भी कर दिया। और जो लॉस ऐसा है जिसकी पेमेंट तुमने अब तक नहीं करी वो भी कराओ। सर कराया, अब जो बचा वो तुम्हारा है। तो बुक वैल्यू निकालने के दो फॉर्मूले हैं, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी भी है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी। इसे आप लिख लो अपने पास और लर्न कर लेना। आपके कोर्स में सिर्फ ये वाला फॉर्मूला है, लेकिन मैंने आपको डिटेल बता दी, ये वाला कोई सिखाएगा नहीं, मैंने सिखा दिया, क्योंकि मैं आधी अधूरी नॉलेज नहीं देता। अब किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ जी सर जिस कंपनी की बुक वैल्यू कम हो या फिर किसी की ज्यादा हो, तो दोनों में से अच्छा कौन सा होता? कई बार अपन सुनते ना कि ये इसकी इतनी बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। जी सूर्यवंशी जी, ये क्वेश्चन आप अपने पास लिख लीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं आप सबको कहूंगा लिख लीजिए, और सबके आंसर मैं दे दूंगा। अगर नहीं दिए तो जिस दिन मैं कहूंगा आज आपका कोर्स पूरा हो गया, उस दिन वो सारे क्वेश्चन पूछ लेना जो आपने लिख रखे हैं। तो आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है सर। आज क्लास स्टार्ट करते समय सर ने पूछा था सर पीई रेशो कहाँ कहाँ काम आता है, तो मैंने उनसे कहा सर मैं लेसन पढ़ाऊंगा कहाँ पर पीई रेशो यूज होता है, कहाँ पर बुक वैल्यू यूज होती है, वो मैं सब एक ही दिन बता दूंगा। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर अगले लेसन में आएगा। अगर मैं आज देने बैठ जाऊंगा ना तो 1 घंटे की क्लास लगेगी, वो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो उसी दिन देंगे जब वो लेसन पढ़ाएंगे। आएगा ये लेसन, अगला ही लेसन है, बताएंगे आपको। जब हम आपको टेक्निक बताएंगे ना शेयर वैल्यू करने की, तो बुक वैल्यू से कब वैल्यू करते हैं, पीई रेशो से कब वैल्यू करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू से कब वैल्यू करते हैं, सब सिखाएंगे, उस दिन बताएंगे। चलिए, जो मैंने अभी तक बताया वो सबको समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं? कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, वरना मैं आगे बढ़ूंगा। वेरी गुड। आगे आ गए सर। हमने बुक वैल्यू का फॉर्मूला जो बुक में लिखा हुआ था सर वो तो पढ़ लिया, ये वाला, और जो बुक में नहीं लिखा था मैंने आपको वो भी बता दिया। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। सर कंपनी की टोटल एसेट 10 लाख दी हुई है, टोटल लायबिलिटी 4 लाख दी हुई है, तो बुक वैल्यू बताओ सर 6 लाख। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो हमें आ गया। आगे सबको समझ में? अब अगर क्वेश्चन में बुक वैल्यू पर शेयर पूछ लिया तो पहले बुक वैल्यू निकाल लो 6 लाख, फिर नंबर ऑफ शेयर जो क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख, उससे डिवाइड कर दो, तो एक शेयर की बुक वैल्यू निकल आएगी 60 रुपए। तो बुक वैल्यू पर शेयर निकालना भी आगे सर कोई भी चीज की पर शेयर की वैल्यू निकालना तो नंबर ऑफ शेयर डिवाइड कर देंगे। इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी अगर करना हो तो बुक वैल्यू पर शेयर इक्वल टू बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। इसमें क्या बात है, ये तो इजी है। क्वेश्चन आ गया सर वाई बुक वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। पहला वैल्यूएशन इंडिकेटर होता है ये। इफ द स्टॉक प्राइस इज बिलो बुक वैल्यू, मान लो मैं आपको एक बहुत बड़ी कंपनी का नाम बताता हूं, एलिसिड इन्वेस्टमेंट।
आज से 6 महीने पहले कंपनी 4 रुपए की थी इन्वेस्टमेंट। अब ये कौन है कंपनी है? एलिसिड इन्वेस्टमेंट एशियन पेंट की ओनर है। एशियन पेंट के 40% शेयर ना इस कंपनी के पास है। मतलब अगर आप एलिसिड इन्वेस्टमेंट के मालिक बन जाओ तो आप एशियन पेंट के 40% मालिक तो अपने आप बन जाओगे। यानी कि अगर मैं एलिसिड इन्वेस्टमेंट की बैलेंस शीट में देखूंगा तो वहां पर एशियन पेंट के 40% शेयर हैं और एशियन पेंट के 40% शेयर 4000 करोड़ के हैं। वो 4000 करोड़ के शेयर की मालिक एलिसिड इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एलिसिड इन्वेस्टमेंट की अगर मैं अपनी कैपिटल देखूंगा 4 रुपए के हिसाब से और सारी की सारी कैपिटल अगर मैं खरीदना चाहूं 4 रुपए के रेट पे तो पूरी कंपनी ही आ जाएगी 400 करोड़ में। तो इसका मतलब अगर मुझे एशियन पेंट के 40% शेयर खरीदना तो उसके लिए मुझे एलिसिड इन्वेस्टमेंट खरीद लेनी चाहिए। एलिसिड इन्वेस्टमेंट खरीद लूंगा तो एलिसिड इन्वेस्टमेंट करते तो 40% एशियन पेंट के शेयर भी हैं। तो वो कंपनी की बुक वैल्यू अपने आप में कम से कम 6000 करोड़ है, क्योंकि उसकी एसेट साइड में 4000 करोड़ के तो शेयर ही है। तो अगर मैं उसकी टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी करके निकाल लूंगा तो वैल्यू निकल कर आएगी 6000 करोड़। तो फिर तो मैं 400 करोड़ में खरीद लेना चाहिए, लेकिन कोई बेचने को तैयार ही नहीं है 400 करोड़। रेट 4 रुपए चल रहा था कुछ दिन पहले, लेकिन जब ये न्यूज मार्केट में आई ना कि एलिसिड इन्वेस्टमेंट का रेट 4 रुपए क्यों है, तो वो एक ही दिन में 4 रुपए से 15000 हो गया। एक ही दिन में वो 4 रुपए से 15000 रुपए हो गया था। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल वैल्यू उसकी 15000 ही है। वो 4 रुपए पे कोई ट्रेड ही नहीं होता था, ना बायर होता था ना सेलर होता था। सालों से 4 रुपए में चल रहा था, उसमें कोई ट्रेड ही नहीं हुआ था। जब मार्केट में ये न्यूज आई तो सेबी ने कहा भैया देख, इसे 4 रुपए पे नहीं चलने दूंगी, इसकी सही वैल्यू निकाल। तो प्रमोटर ने कहा ठीक है, इसकी सही वैल्यू 15000 है। 15000 पे एक शेयर ट्रेड कर दिया उसने, अपने आप ही खरीद लिया, तो उसकी वैल्यू 15000 हो गई। कोई क्वेश्चन है तो संजीव जी पूछिए। यही सर, अभी होंडा का शायद आईपीओ आया था, तब यही इशू था उसकी जो मेन कंपनी है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम था और इंडिया में आईपीओ ज्यादा वैल्यू पे आया था। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिनकी बुक वैल्यू तो है ज्यादा, लेकिन शेयर चल रहा है कम पे। सबसे बड़ा एग्जांपल बोलता हूँ BHEL। मैं BHEL के स्कूलों में पढ़ा हुआ हूँ, मैं BHEL में पैदा हुआ हूँ, BHEL में रहा हूँ, सहारनपुर के पास ही है BHEL। BHEL एक जगह का नाम है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। BHEL जो कंपनी है ना, तो कंपनी छोटी सी नहीं है, पूरा शहर हरिद्वार के पास एक पूरा शहर है, उस पूरे शहर में BHEL की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। और उस फैक्ट्री के 15-20 किलोमीटर के रेडियस में जो लोग रहते हैं ना, वो उन्हीं की BHEL कंपनी की लेबर रहती है। और ये जो हरिद्वार में BHEL एक शहर का नाम रख दिया, जो BHEL कंपनी के आसपास 20 किलोमीटर का एरिया है उसका नाम BHEL है। और मैं वहां के स्कूलों में पढ़ा हूँ। BHEL के अपने स्कूल हैं, BHEL अपनी फैक्ट्री है, अपने एम्प्लॉयज के लिए स्कूल बनाए हुए हैं, हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, सब कुछ है। मतलब पूरा शहर है, हरिद्वार शहर का आधा पार्ट BHEL कहलाता है। और हरिद्वार तो फेमस शहर है ना, मैं वहीं का पला बड़ा हूँ, वहीं का पैदा हुआ हूँ। सहारनपुर हमारा 70 किलोमीटर है BHEL से। तो BHEL के बारे में मैं इतना जानता हूँ। और वो जो हरिद्वार के अंदर जो BHEL शहर है ना, अगर उसे आज के दिन बेच दिया जाए ना, जितने में BHEL शहर के पूरे कंपनी है ना, उससे ज्यादा पैसे की तो खाली हरिद्वार की ब्रांच है। ऐसे ही जब BHEL फैक्ट्री गोरखपुर में है तो वहां पर भी एक BHEL शहर है। ऐसे ही जब BHEL की तीसरी ब्रांच है तो वहां पर भी, और खुद तो कुछ काम करती भी होगी ना। तो BHEL की अपनी बुक वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए BHEL लिया जाए ना, तो बुक वैल्यू के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, उसकी बुक वैल्यू बहुत ज्यादा है। वो कम पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि BHEL कंपनी अपनी प्रॉपर्टी कभी नहीं बेचेगी। वो जाके अपना BHEL वाला जो प्लांट है, वो जो मतलब हरिद्वार के आसपास की जगह है, वो बेचेगी नहीं। जब बेचेगी ही नहीं तो उसकी वैल्यू लेके क्या करेंगे बुक वैल्यू का? तो वहां पर बुक वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो कंपनी रियल एस्टेट का कंपनी नहीं है। और गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट तो वैसे भी कभी लैंड नहीं बेचती। तो एक्चुअल में तो उसकी बुक वैल्यू 1000 रुपए की है, लेकिन शेयर चल रहा है 225 पे। तो वहां पर हम बुक वैल्यू कंसिडर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन फ्यूचर उसका कोई भी मन नहीं है लैंड बेच के पैसे निकालने का। लेकिन अगर सरकार ये न्यूज मार्केट में डाल दे कि हम BHEL कंपनी को बेचना चाह रहे हैं और हम उसकी जो लैंड है वो भी बेच देंगे, तो फिर उसे बुक वैल्यू पे कंसिडर करने लगेंगे और फिर उसकी वैल्यू एकदम से 1000 रुपए हो जाएगी, क्योंकि उसकी बुक वैल्यू 1000 रुपए के लगभग है। अगर कभी ये न्यूज आ गई कि हम BHEL कंपनी को बेच के हम उसको जो है उसकी लैंड वगैरह के हिसाब से वैल्यू करके बेचना चाहते हैं, तो उस दिन वो शेयर अपने प्रॉफिट के हिसाब से वैल्यू नहीं होगा, उस दिन वो शेयर अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से वैल्यू होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन फ्यूचर उसको बुक वैल्यू के हिसाब से बेचा जाएगा। जब तक ये न्यूज नहीं है, क्योंकि हमें पता है सरकारी चीज है 500 साल भी बिकेगी नहीं, खंडर बना देंगे उसका, लैंड पे जो है घास उग जाएगी, किसी के काम नहीं आएगी, लेकिन उसे बेचेंगे नहीं। जब बेचेंगे ही नहीं तो हमें बुक वैल्यू से मतलब ही नहीं है। हम तो प्रॉफिट के हिसाब से देखेंगे भैया कितना प्रॉफिट कर रही, कितना डिविडेंड देगी, वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, हमें वहां पर बुक वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है। ठीक, लेकिन अगर यही लैंड बैंक
एक रियल एस्टेट कंपनी के पास होता है इंडिया बुल। अब मैं अगलो एक और कंपनी बताता हूँ। इंडिया बुल रियल एस्टेट के पास नोएडा में और बॉम्बे में और दिल्ली में इतनी लैंड है, और वो सारी की सारी लैंड जो है ना कॉमर्शियल लैंड है। और वो क्या करती है, इंडिया बुल रियल एस्टेट के पास जो लैंड है उसने वो सारी कॉमर्शियल लैंड उसे बना के फ्लैट बना के और उसमें ऑफिस किराए पे चढ़ा दिए। इंडिया बुल रियल एस्टेट की 40% इनकम रेंट से है। मतलब रिसेशन भी आ जाए ना तो इंडिया बुल रियल एस्टेट के पास 40% इनकम तो रेंट से आती है, वो तो आएगा ही आएगा। जब सारी कंपनियां रियल एस्टेट की गिर रही थी तो इंडिया बुल एस्टेट क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि वो लैंड बेच के पैसा नहीं कमाता, वो लैंड पे रेंट आता है, वो रेंट से पैसा कमा रहा है। 40% इनकम उसकी रेंट से है। तो अगर कभी किसी को कभी भी रियल एस्टेट में पैसा लगाना हो तो इंडिया बुल रियल एस्टेट और डीएलएफ, ये 2 कंपनियां बेस्ट हैं इंडिया क्या कहते हैं रियल एस्टेट की कंपनियों में। मैं इंडिया बुल रियल एस्टेट का मैंने 3 साल पहले एनालिसिस किया था रिसेशन के टाइम पर। उस टाइम वो शेयर 50 रुपए का होता था। तब मैंने ये वाली बात अपनी रिपोर्ट में लिखी थी कि इसकी 40% इनकम तो रेंट से है। 200 रुपए का शेयर टूट के 40 रुपए आ गया था, क्योंकि सारा का सारा रियल एस्टेट सेक्टर टूट रहा था। मैंने अपनी रिपोर्ट बनाई और मैंने उसे पब्लिश किया, और उस रिपोर्ट में मैंने लिखा कि इसकी 40% इनकम तो रेंट से है। जितनी इसकी मार्केट कैप है ना, इतना तो इसका रेंट आ जाता है 3 साल में। और जैसे ही मैंने रिपोर्ट निकाली ना, तो मेरी रिपोर्ट देखकर, या मुझे नहीं पता मेरी रिपोर्ट बिना देखे करी होगी, फिर आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने भी रिपोर्ट निकाली और उसने भी यही वाला पॉइंट लिखा उसमें कि इंडिया बुल रियल एस्टेट की रेंट इनकम बहुत ज्यादा है, और उसने भी अपना टारगेट बढ़ाया। अब मैं तो छोटा बंदा हूं, मुझे कितने देखते हैं, और आज से 3-4 साल पहले तो कोई भी नहीं जानता था मुझे। अब तो लोग जान भी गए हैं, पढ़ाने लगा हूँ, आप भी जान गए और भी। लेकिन जब आईसीआईसीआई वालों ने रिपोर्ट निकाली, उससे पहले ही मैं अपना इंडिया बुल का शेयर खरीद चुका था, और अपने सारे दोस्तों को, यारों को, अपने स्टूडेंट को खरीदवा चुका था। उस टाइम वो शेयर 50-60 रुपए का मिला मुझे, 1 महीने में वो 102 रुपए हो गया था, और फिर थोड़े दिनों में 150 हो गया था, फिर 200 हो गया था, फिर तो उसकी बस मजा ही आ गया बस। फिर तो ऐसी ऐसी रिसर्च आप लोग भी कर सकते हो, और जब आप ऐसी रिसर्च करके उसे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पर भी डालोगे ना, तो लोग पागल नहीं है। एक बंदे ने भी आपकी रिसर्च देख ली और फिर खाली आपने टारगेट नहीं दिया, उसका लॉजिक भी बताया है कि ये कंपनी को इतने 1000 करोड़ का तो प्रॉफिट रेंट से आ जाता है, इस हिसाब से इसका ईपीएस इतना बनेगा, ईपीएस के हिसाब से इसकी मार्केट कैप तो कुछ भी नहीं है, जितने की मार्केट कैप है इतने का तो उसे रेंट ही मिल जाएगा। तो लोग पागल थोड़ी हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हुए हैं। जब आपकी बात 4 लोगों को समझ में आएगी तो 1 महीने के अंदर तो 400 को समझ में आ जाएगी, दूसरे महीने के अंदर तो 4 लाख को समझ में आ जाएगी, फिर किसी न किसी बड़े फंड मैनेजर को समझ में आ जाएगी। जैसे किसी बड़े फंड मैनेजर को समझ में आएगी, पहली बात तो अपनी रिपोर्ट बनाएगा आपके पॉइंट को बेस लेके, और जब उस बड़े को समझ में आएगी तो मार्केट में शेयर का रेट बढ़ जाएगा। आप तो खरीद के बैठे हो पहले से। तो अपना दिमाग बढ़ाओ, पैसा कमाना बहुत ईजी है। मैंने इरेडा का शेयर खरीदा, इरेडा का फ्यूचर खरीदा है। किसके कहने पे खरीदा? आपके कहने पे। किसी ने मेरे को ग्रुप में पूछा था कि सर इरेडा ने जो है ना लोन इशू करा है, तो मैंने उससे कहा था बैलेंस शीट चेक करके बताओ कितने करोड़ का लोन है। तो मैंने बैलेंस शीट चेक करी, मैंने देखा पूरी बैलेंस शीट 50,000 करोड़ की है, और 30,000 करोड़ का वो लोन ले रहे हैं। मतलब वो 1.5 गुना कर रहे हैं अपने लोन को। जब लोन 1.5 गुना होगा तो प्रॉफिट भी 1.5 गुना हो जाएगा। जब प्रॉफिट 1.5 गुना होगा तो शेयर भी 1.5 गुना हो जाएगा। मैं लेके बैठ गया, कल ही लिया है प्रॉफिट में। तो मैं जो एनालिसिस करता हूं, मैं उस पर शेयर खरीदता भी हूं, और मैंने थोड़े बहुत नहीं लिए हैं, फ्यूचर लिया है। फ्यूचर का मतलब 8-10 लाख रुपए लगा दिए उस पर, एक जरा सी बात पे। और आप लोगों को भी बोला ले लो, जो लेगा ले लेगा। मैंने तो बोल दिया गिर भी सकता है भैया, गारंटी नहीं है, मैंने ले लिया, ठीक है। और जब वो बढ़ जाएगा 15 दिन में, 20 दिन में, आपको दिखाऊंगा। देखो इरेडा लिया था 15 दिन में 1 लाख के 2 कर लिए मैंने, या 1.5 कर लिए। मैं 1.5-2 गुना पैसा हर महीने कर लेता हूँ। पढ़ा तो मैं आपको शौकिया रहा हूँ, पैसे के लिए थोड़ी। पैसे के लिए पढ़ाता तो 5,000 रुपये थोड़ी बढ़ाता, फिर तो 20,000 लेता। चलिए आगे बढ़ते हैं। फायदे की चीजें लगी जो बताई। बुक वैल्यू कब यूज नहीं करते पता चल गया। एक क्वेश्चन था अभी थोड़ी देर पहले, सर बुक वैल्यू कब यूज नहीं करते, मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, आज ही बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो वो कह रहा है सर यूज्ड इन पीबी रेशो। ये पीबी रेशो क्या है सर? प्रॉफिट। पीबी रेशो इक्वल टू होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। देखो जो नाम है, ज्यादातर फॉर्मूले जो है नाम के हिसाब से होते हैं। अगर फॉर्मूला है P अपॉन बी तो फॉर्मूला भी यही होगा P अपॉन बी, और इंटू 100 कर दोगे तो आंसर परसेंटेज में आएगा, वरना पॉइंट में आ जाएगा। तो पीबी रेशो, प्रॉफिट अपॉन बुक वैल्यू रेशो। तो प्रॉफिट अपॉन बुक वैल्यू, वो कह रहा है अगर ये 1 से कम है तो स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, अगर ये 1 से ज्यादा है तो स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। बस आगे लिमिटेशन ऑफ बुक वैल्यू। वो कह रहा है बुक वैल्यू की लिमिटेशन बताओ। वो कह रहा है बुक वैल्यू जो है ना नहीं रिफ्लेक्ट करती मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। कह रहा है बुक वैल्यू हो सकता है 100 रुपए हो, और मार्केट प्राइस हो सकता है उसकी 1000 हो,
तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। बुक वैल्यू का जो है मार्केट प्राइस का, उसका कोई लेना देना है, सही वैल्यू नहीं बताती। डज नॉट अकाउंट फॉर इंटेंजिबल एसेट्स लाइक ब्रांड वैल्यू एंड गुडविल। कह रहा जब हम बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। अब उसमें गुडविल तो लिखी नहीं होती, गुडविल तो हम राइट ऑफ कर देते हैं, याद है ना आपको, गुडविल हम राइट ऑफ कर देते हैं। 5 या 10 साल में गुडविल तो राइट ऑफ हो गई, तो बैलेंस शीट में तो नजर आएगी ही नहीं। तो जब हम बुक वैल्यू निकालते हैं तो उसमें गुडविल की वैल्यू, ब्रांड की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती, क्योंकि वो बैलेंस शीट में है ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में तो उसकी वैल्यू है। लेकिन मार्केट प्राइस में सब कुछ इंक्लूडेड होता है। मार्केट प्राइस जो होती है उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, उसमें गुडविल ये वो सब इंक्लूडेड होता है जो बैलेंस शीट में नहीं नजर आ रहा। वो सारे काम एनालिस्ट के होते हैं कि भैया जो बैलेंस शीट में नहीं नजर आ रहा वो भी जोड़ लो। तो वो सब काम एनालिस्ट का होता है, वो सिखाएंगे हम आपको और आप भी कर लोगे। तो जो बुक वैल्यू होती है उसके अंदर गुडविल वगैरह इंक्लूडेड नहीं होती। थ्योरी में आ सकता है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और थ्योरी में आए ना आए नॉलेज के लिए तो जरूरी है, नॉलेज बढ़ाइए। चलिए, किसी की कोई क्वेरी अभी तक जो पढ़ाया वो कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताइए, वरना मैं फिर आगे बढ़ूंगा। सब समझ में आ गया? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। मार्केट वैल्यू क्या होती है? लो सबको पता है सर, शेयर मार्केट में जो रेट चल रहा है उसे मार्केट वैल्यू बोलते हैं। मार्केट प्राइस वैल्यू इज द करंट प्राइस एट विच द कंपनी शेयर इज ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। कह रहा है जिस रेट पे कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, या फिर अगर वो मान लो अनलिस्टेड शेयर है तो जिस रेट पे वो फिजिकल मार्केट में खरीदा बेचा जा रहा है उसी को उसकी मार्केट वैल्यू बोलते हैं। कैसे होती है सर? ये डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से होती है, और फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन, इन फ्यूचर आपका प्रॉफिट कैसा रहेगा उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि रेट क्या रहेगा। डायनामिक नेचर, डायनामिक मतलब चेंजिंग, डायनामिक का मीनिंग होता है चेंजिंग इन नेचर। सर ये रोजाना रोजाना बदलता रहता है मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से। क्वेश्चन देखिए अभी सर, करंट प्राइस ऑफ अ शेयर है 500 रुपए, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर है 10 लाख, तो मार्केट कैप कितनी? मार्केट कैप का फॉर्मूला होता है मार्केट कैप। मार्केट कैप मतलब अगर पूरी की पूरी कंपनी के सारे शेयर मुझे खरीदना हो तो कितने पैसे चाहिए? सर ले कितने पैसे चाहिए? नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस। अरे भाई एक शेयर 500 रुपए का, 1 लाख शेयर है, ला दे पैसे, 1 लाख शेयर के 500 रुपए आपसे पैसे दोगे तो कंपनी खरीद लो, इसी को बोलते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप का भी कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, तो पता ही है हमें, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस। मार्केट कैप सबको समझ में आ गई? जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, इसकी तो ये वैल्यू मार्केट कैप से भी कम ज्यादा है। मतलब अगर वो पूरी कंपनी खरीदना चाहो तो 5 करोड़ की मिल जाएगी, रेंट आ रहा उसके 10 करोड़ का। इसलिए तो इंडिया बुल्स का शेयर बढ़ा था। मैंने कहा था अरे भैया जितना इसके पास रेंट आ रहा है ना, 3 महीने में रेंट इसकी मार्केट कैप से ज्यादा आ जाएगा। मतलब ये कंपनी को अगर पूरा का पूरा खरीदना चाहो उससे 3 महीने में रेंट ही कमा लेगी। ओहो, सबकी आंखें खुल गई, क्या हो गया? अरे 500 रुपए का शेयर, 200 रुपए का शेयर 40 रुपए 50 रुपए आ गया था, क्योंकि पूरे का पूरा रियल एस्टेट सेक्टर गिर रहा था। तो लोग पागलों की तरह बेच रहे, उन्हें पता ही नहीं वैल्यूएशन के बारे में। अरे भैया जो कंपनी रियल एस्टेट का काम कर रही है उसको नुकसान हो रहा है, जो कंपनी रेंट का काम कर रही है, जो कंपनी रेंट का काम कर रही है उसे रिसेशन से क्या मतलब? उसे तो रेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो इंडिया बुल्स का शेयर उस टाइम पर बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ा था। आगे से मैं जो भी कोई रिपोर्ट बनाऊंगा ना, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, फिर आपको मजा आएगा रिपोर्ट पढ़ने में। और फिर रिपोर्ट बनाने के कुछ दिन बाद, जैसे मैंने अभी इरेडा की रिपोर्ट बताई आपको, मैंने रिपोर्ट नहीं बनाई लेकिन आपको लॉजिक बता दिया कि इरेडा कंपनी अगले 1 महीने के अंदर अंदर 30,000 करोड़ का लोन लेने वाली है, 31 मार्च से पहले लेगी। LIC कंपनी जर्नल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में घुस गई है। मैंने LIC का भी लॉट लिया है आज, तो आप भी LIC खरीद सकते हो। 800 रुपए का शेयर है, 1 या 2 महीने के अंदर अंदर 20 से 25% भाग जाएगा, 1000 रुपए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि LIC अभी तक इंश्योरेंस तो बेच ही रही है, अब हेल्थ इंश्योरेंस भी बेचेगी 31 मार्च के बाद से। तो जो प्रॉफिट उसका लाइफ इंश्योरेंस आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा, और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रॉफिट भी आएगा। और इस काम को करने के लिए उसे पैसे और लगाने ही नहीं है, पैसे उसका पहले से है। मतलब जो कंपनी पहले से 20 रुपए कमा रही थी 10 रुपए और कमाने लगेगी, मतलब उसका प्रॉफिट अब 25-30% बढ़ जाएगा। जब प्रॉफिट 25-30% बढ़ेगा तो शेयर भी तो 25-30% बढ़ेगा। तो 800 वाला शेयर बहुत ही जल्द 1000 के ऊपर आने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 1-2 महीने। तो मैंने LIC का भी लिया है आज लॉट। मैंने आज LIC लिया है, इरेडा लिया है, और एक और लिया है, वो मैंने आपको बताया ही था क्या था वो, इरेडा, LIC और एक और लिया है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, आज ही लिया है वो ओरो फार्मा लिया है। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, उसका डेटा बढ़िया है, वो मैंने बस डेटा देख के टेक्निकल के हिसाब से लिया, चार्ट देख के उसका। ओरो फार्मा तो मैं कल या परसों में भेज दूंगा, तो 1-2 दिन के लिए लिया। कॉल लिया उसकी, कॉल कितने रुपए लगते हैं कॉल लेने में? 25-30 हजार रुपए। देखो मैंने ओरो फार्मा की आज कॉल लिया है, उसमें मेरे लगे हैं 25,000 रुपए। 1,000 का प्रॉफिट अभी हो रहा है, मैंने अभी बेचा नहीं है। कल या परसों में मैं उस 25,000 लगाए हुए में 10,000 रुपए कमा लूंगा। मेरा टारगेट है 10,000 रुपए का, 25,000 लगा के 10,000 कमाएंगे। कल या परसों में बताऊंगा, मैं ओरो फार्मा बेच के आपको ग्रुप पे भेज दूंगा जब मैं 10,000 कमा लूंगा। मैंने उसका टारगेट लगा दिया, कल या परसों में 10,000 रुपए आ जाएंगे उसके, और उसको खरीदने के लिए मेरे 25,000 रुपए लगे सिर्फ, और 1 दिन में ही कमा लूंगा 10 से 15,000 रुपए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं।
अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बताइए जी आपकी प्रॉब्लम। सर ये मार्केट कैप का विषय में फिर एक बार बताइए ना सर। बता देते हैं जी। मुक्तिनाथ जी, आपने एक पिज्जा की शॉप खोल ली जी उसमें पिज्जा के पार्ट थे 5। एक पार्ट आप 100 रुपए का बेचते थे, तो शिवम गुप्ता जी आए आपके पास, सर ये पूरा पिज्जा कितने का होगा? अरे अगर इसका ये वाला एक स्लाइस आप बेचते थे निकाल के 100 रुपए का, जी मुझे तो सारे स्लाइस चाहिए 5 के 5, कितने रुपए का दोगे? 500? जी सर। बस इसी को बोलते हैं मार्केट कैप, कि अगर पूरी कंपनी जी सर। तो कितने की मिलेगी? एक शेयर मान लो 100 रुपए का चल रहा है और कंपनी के अंदर 5 लाख शेयर है, तो पूरी कंपनी कितने की मिलेगी सर? मल्टीप्लाई कर दो, 5 करोड़ की मिलेगी और क्या। इसी को बोलते हैं मार्केट कैप, कि आज के रेट के हिसाब से इस कंपनी के सारे शेयरों की कीमत कितनी बनेगी, मार्केट कैप। जी सर। अच्छा, जी एक बात जी आप लोगों ने नोट की होगी, जब मैं कोई कॉन्सेप्ट को दूसरी बारी में समझाता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझाता हूं। जी जी दूसरी बारी में जब सही बात है सर। पहली बारी में जब मैं समझा रहा होता हूँ आपको, तो मैं प्रोफेशनली समझाता हूँ। प्रोफेशनली मतलब अगर मैं शेयर बता रहा हूँ तो शेयर ही बताऊंगा, फिर जब किसी को वो समझ में नहीं आता तो मैं समझ जाता हूँ भैया इनको थोड़ा और इजी तरीके से बताना पड़ेगा, फिर मैं आ जाता हूँ देसी भाषा पे। फिर पिज्जा, सेब, एप्पल, ये सब चीज समझानी पड़ती है जिसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उससे आपको एकदम समझ में आ जाता है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं सर। मार्केट कैप आपको समझ में आ गया है, अब चलते हैं और आगे। वैसे टाइम भी 11:15 हो गया, बस हम ये लास्ट कंसेप्ट लेंगे ये वाला, और जहां पर ये खत्म हो जाएगा बस वहां से हट जाएंगे। मार्केट कैप और ही समझा देता हूँ बस। फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट वैल्यू। सर मार्केट वैल्यू क्या क्या अफेक्ट करता है आपको पता है? कंपनी की परफॉर्मेंस, अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी, कंपनी का प्रॉफिट कम होगा तो मार्केट वैल्यू भी कम हो जाएगी। देखो, अर्निंग फर्क पड़ता है, रेवेन्यू ग्रोथ से फर्क पड़ता है, और फ्यूचर पोटेंशियल से। अगर तीनों चीजें बढ़ेंगी तो प्राइस बढ़ेगा, ये तीनों घटेंगी तो प्राइस घटेगा। इकोनॉमिक कंडीशन, इन्फ्लेशन से फर्क पड़ता है, इंटरेस्ट रेट से फर्क पड़ता है, और ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट से फर्क पड़ता है। सर इन्फ्लेशन से क्या फर्क पड़ता है? मान लीजिए आपकी कंपनी क्या बेचती है सर? आपकी कंपनी मान लो एफएमसीजी सेक्टर की है। एफएमसीजी मतलब पार्ले जी, कोलगेट, खाने पीने की चीजें, चावल की बासमती राइस बेचते हो आप साबुन बेचते हो HUL, आप आईटीसी हो, आईटीसी मतलब सर मैं मैगी बेचता हूँ। इस तरह की जो गरीब लोग अपने घर में चावल, दाल, आटा, चीनी खाते हैं, आप वो बेचते हो। एफएमसीजी कंपनियों पे इन्फ्लेशन का नेगेटिव फर्क पड़ता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो गरीब आदमी का पैसा नहीं बचेगा, पैसा नहीं बचेगा तो वो एफएमसीजी दाल, चावल, चीनी थोड़ी कम खाएगा, और एफएमसीजी कंपनियों की इनकम कम हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं इन्फ्लेशन कम हो जाए तो उसके पास पैसा ज्यादा बचेगा। अब वो क्या करेगा? जो इंसान पहले खाली दाल, आटा, चीनी खा रहा था वो मैगी भी खाएगा। जो पहले इंसान क्लिनिक प्लस का शैम्पू यूज कर रहा था वो डव का यूज करेगा, महंगे वाला। तो फिर एफएमसीजी कंपनियों की इनकम बढ़ती है। तो इन्फ्लेशन से एफएमसीजी कंपनियों पे इनवर्स रिलेशनशिप होती है, लेकिन जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसकी वजह से जो बिल्कुल सस्ती सस्ती कंपनियां होती हैं, जो सस्ता माल बनाती हैं, उन पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। लोग जो बेचारे अमीर लोग होते थे पहले, वो गरीब हो जाते हैं और फिर वो सस्ती चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जो सस्ती स्कूटी बनाती है ना कंपनी, सस्ती स्कूटी यानी कि टीवीएस, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो टीवीएस की गाड़ी ज्यादा बिकने लग जाती हैं और पल्सर वगैरह कम बिकनी शुरू हो जाती है। जो सस्ती गाड़ियां होती हैं वो बिकनी शुरू हो जाती हैं और महंगी वाली थोड़ी कम हो जाती हैं। और जैसे इन्फ्लेशन कम होती है तो टीवीएस पीवीएस बिकनी बंद हो जाती है, फिर पल्सर, अपाचे और भैया आइशर मोटर ये बिकनी शुरू हो जाती है। तो इन्फ्लेशन का फर्क हर कंपनी पर अलग अलग पड़ता है, ऐसे इंटरेस्ट रेट का और ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट का। अब जरा ध्यान समझिए, अगर किसी को कार लेनी है वो ज्यादातर क्या करता है? लोन पे ही लेता है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कार कंपनियों की, ऑटो कंपनियों की सेल कम हो जाती है, इंटरेस्ट रेट घटने से ऑटो कंपनियों की सेल बढ़ जाती है। तो जैसे ही फेड वाले अपना इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, फेड वाले, ऑटो सेक्टर भागना शुरू कर देता है, रियल एस्टेट सेक्टर भागना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि घर भी लोग ज्यादातर लोन पे ही लेते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ये भागने शुरू कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया किस वाली न्यूज का क्या इफेक्ट पड़ता है? इंडस्ट्री ट्रेंड, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस एंड इंडस्ट्री है। तभी थोड़े दिन पहले जब
वो पेंट सेक्टर में आ गया था अदानी पेंट सेक्टर में आया तो एशियन पेंट की ऐसी तैसी कर दी उसने, एक ही दिन में 40% नीचे, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर एशियन पेंट 40% नीचे आ गया था। मैंने लिया हुआ था, बहुत नुकसान हुआ मुझे, 7-8 लाख रुपए का नुकसान 2 दिन में हो गया था। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो लेके रख रखे, अभी कभी तो बढ़ेगा ही। तो अदानी के आते ही सार उसे कंपटीशन का डर लगा, जैसे ही कंपटीशन का डर लगा वो 40% नीचे। फिर अदानी ने अभी 1-2 महीने पहले कह दिया मैं तार बनाऊंगा वायर, पॉलीकैब भी एक ही दिन में 30% नीचे, अभी 15-20 दिन 1 महीना पहले की बात है। पॉलीकैब, आरआर काबिल, सारे के सारे शेयर गिर गए थे, ये कंपटीशन की वजह से। न्यूज एंड अनाउंसमेंट, अगर आपने कोई अच्छी न्यूज दी तो शेयर भागेगा, अगर आपने कोई बेकार न्यूज दी तो शेयर गिरेगा। वो मर्जर्स की भी हो सकती है, एक्विजिशन की भी हो सकती है, मैनेजमेंट चेंज की भी हो सकती है, लोन लिया ये भी हो सकती है, लोन पे कर दिया ये भी हो सकती है। इन्वेस्टर सेंटीमेंट, इन्वेस्टर का सेंटीमेंट अगर अच्छा है तो शेयर पूरी ओवरऑल बढ़ेगा वरना गिरेगा। बाकी ये मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू के बीच में डिफरेंस क्या है आप पढ़ लोगे बस, यहाँ तक, और ये मार्केट वैल्यू तक पढ़कर आना है आपने, मार्केट वैल्यू के डिफरेंस तक, बस ये डिफरेंस तक पढ़ के आना है। ये वाला चैप्टर भी मैं आपको आज भेज दूंगा, 3rd चैप्टर, और यहां तक आपने पढ़कर आना है। सबको याद हो गया कहां तक पढ़ के आना है?